आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. और स्क्रीन शेयर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, so I think pruning was the last topic, और it needs some more clarification. ये मुझे लगता है आखिर में आप लोगों की जो है ना बैटरी डाउन हो गई थी, मेरी भी डाउन हो गई थी. So pruning से पहले I assume that you understood this example, क्योंकि this is typical of numerical attributes when you want to apply decision trees to them. So अब यहाँ पे एक तो जो है ना ये मैं बंद ही कर दूं. So अब ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की समझ आपको आ रही है कि हमने यहाँ पे क्यों चूज किए हैं, क्योंकि that is where the class level changes. और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैलकुलेशन आपने करनी है उसकी एंट्रोपी की और इंफॉर्मेशन गेन की. सो although x is your numerical attribute, but you will have binary attributes of this form, ठीक है ना, क्योंकि basically you get two attributes. Yeah, so x less than theta 1 is one binary attribute, and x no, that is one binary attribute. तो उसकी एक वैल्यू 1 है और ये 0 है. So basically these two are two values, 1 0. This is 1, this is 0, if this is true. और उस हिसाब से फिर जो है ना आपके पास ये कैलकुलेशंस बाइनरी एट्रीब्यूट्स के लिए आ गई, एंड द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन गोज एज यूजुअल. और अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग है वो इंफॉर्मेशन गेन पे होनी है, ठीक है ना, जो डिफरेंस है. सो अब प्रूनिंग हमने शुरू करनी है. ये आवाज ये आपको आ रही है जो ये जो स्पिनर की है? मुझे लगता है मैं एक सेकंड, ठीक है. ठीक है, मैं तो हेडफोन के चक्कर में था, लेकिन वो पॉज करा दिया मैंने. सो अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, प्रूनिंग जो हमने शुरू किया था क्वालिटेटिवली, लेकिन इसकी जो इसमें कुछ चीजें हमने डिस्कस नहीं की. फॉर एग्जांपल, मैं लेट्स से आई गो फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है. तो अब यहाँ पे कौन सी ट्रीज हमने रिमूव किए हैं? बाय प्रूनिंग वी मीन रिमूवल, ओके, रिमूवल ऑफ सम सब ट्रीज. तो अगर आप गौर करें, T2 ये है, ये आपके पास ये T2 है, ठीक है. सो T2 ये वाला ब्रांच अपनी जगह पे है, ठीक है. ये वाला जो
edge है, और this whole part, this subtree has been replaced with what? इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए क्या नाम है? इसको तो मैं कहूंगा सब ट्री, ठीक है, सब ट्री। तो इसको मैं क्या कहूंगा? The subtree has been replaced with what? Can you give me a name? लीफ। लीफ, बिल्कुल। अच्छा, अब इस लीफ में ये माइनस क्यों है, प्लस क्यों नहीं है? हाउ डू वी नो दिस? आपके ख्याल में ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? what should determine कि यहाँ पे कौन सा लेबल होना चाहिए? तो बेसिकली अगर इफ यू हैव दैट डेटा सेट इन माइंड, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एंड इफ यू थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट अ डिसीजन ट्री डज, हर नोड पे आप एक टेस्ट करते हैं, फिर आप इधर आते हैं या इधर आते हैं। तो अब यहाँ की जो एग्जांपल्स है ना, सम ऑफ द एग्जांपल्स विल फ्लो दिस वे एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स विल फ्लो दिस वे। ये बात समझ आ रही है? जो एग्जांपल्स इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो इधर आएंगे, जो इसको मीट कर रहे हैं वो इधर आएंगे। तो जहां पे आपने, अच्छा, तो इसका मतलब कुछ एग्जांपल्स इधर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स इधर आ जाएंगे शिफ्ट होके, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फिल्टर, और कुछ एग्जांपल इधर आएंगे। अब यहां तक जितने एग्जांपल्स आए हैं, ठीक है, आप इनको इग्नोर कर दें, ठीक। उन एग्जांपल्स में आपने देखना है कि मेजॉरिटी किसकी है। ये बात समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि उन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल, लेट सपोज ये एग्जाम्पल है, ये है और ये है और ये है, चार एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि यहां से होके इधर इस T3 तक आ गए हैं, जिसके बाद आपने अभी आगे जाना है। अब यहाँ पे आप क्लास लेवल्स देखेंगे, तो क्लास लेवल्स में अगर अगर यहाँ पे नेगेटिव इसने लिखा है, इसका मतलब ये है कि द मेजॉरिटी ऑफ दोज एग्जाम्पल्स विल बिलोंग टू, सो दिस इज, जो टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ उसको कहते हैं कॉमन लेवल। जो कॉमन क्लास है ना, आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और सेम गोज फॉर द अदर। इसके अलावा लेट मी रिमूव ऑल द repetitions। दूसरा हमने क्या इग्नोर किया है, ये जो आपका है T6 पे जो सब ब्रांच सब ट्री बन रही है, उसको हमने रिप्लेस किया है किससे? So this means that for these examples, for the examples who reached T6, उनमें कॉमन क्लास क्या है? प्लस है, ठीक है। ये हमारे सामने एक्चुअल डेटा सेट नहीं है, वरना ये जो उसने शो भी नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए आपको नजर आ जाता कि यहाँ पे कॉमन क्लास प्लस ही होगी ना। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ डू वी जस्टिफाई दिस प्रूनिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हेन यू गो फ्रॉम दिस टू दिस, सो क्लासिफिकेशन जो एरर है, ठीक है ना, क्योंकि यू आर लूजिंग सम पार्ट्स ऑफ योर ट्री, सो देयर मस्ट बी कॉन्सिक्वेंसेस, और वो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड देयर मस्ट बी ए थ्रेशोल्ड beyond which we should not allow this to happen। मतलब अगर ये इसकी वजह से जो मिसक्लासिफिकेशन एरर है, अगर वो ज्यादा सीरियस है, तो we should not allow this। अब ये एरर एस्टिमेट जो है ना, ये लास्ट टाइम हम इस फॉर्मूले पे, मेरे ख्याल में इसके बाद कोई ज्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं हुई थी। सो नाउ लेट्स गो बैक टू दैट डायग्राम, और ये जो m, और वी नीड टू अंडरस्टैंड m और e, और ये T3 है, ठीक है ना, तो वहां पे हमने T3 पे देखना है। So let's go back to that diagram। So let's say we are at T3। अब T3 से रिलेटेड जो भी सब ब्रांच है, उसको अगर मैं रिमूव करता हूं,
इसका मतलब ये है कि जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे आए हैं सारे T3 तक, ठीक है ना, द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हु मेड इट टिल दिस पॉइंट, लेट्स से उसको मैं कह देता हूँ M, और ये T3 है तो मैं अपने आसानी के लिए इसको मैं M3 कह देता हूँ. So M3 is the number of examples that are to be tested here. ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो नहीं है वो तो किसी और उस पे चले जाएंगे, नोट पे चले जाएंगे. अच्छा, अब लेट्स से मैं ये रिमूव करता हूं, तो रिमूव करने की वजह से जो मिसक्लासिफिकेशंस हैं, लेट्स से वो E है. क्या है? E. और मैं 3 इसमें भी लिख देता हूं, 3 बिकॉज ऑफ T3. सो E3 इज द नंबर ऑफ मिसक्लासिफिकेशंस यू आर काउंटिंग. आपको पता है 0 1 लॉस आप काउंट कर लेते हैं. इसकी वजह से कितने आप जो है ना मिसक्लासिफिकेशन करेंगे. और आप कोई बता सकता है कि हम ट्रेनिंग सेट की बात कर रहे हैं या उसकी टेस्ट सेट की? हुँ? किस डेटा की बात हो रही है यहाँ पे? हुँ? क्या? हम जब ये बना रहे हैं एक डिसीजन ट्री, तो इस टाइम पे हम किस डेटा को यूज कर रहे हैं? ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा को. टेस्ट डेटा तो बाद में आता है ना, वो तो जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं. अभी तो ये ट्री कंस्ट्रक्शन हो रही है. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज द लर्निंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ये. ठीक है ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने ये ट्री बनानी है अभी. सो अब M3 और E3, जो कि वो 3 यूज नहीं कर रहा शुरू में, वो M और E यूज कर रहा है. तो M3 सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ टेस्ट होने हैं. E3 वो है जो मिसक्लासिफिकेशंस आएंगी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रूनिंग दिस. तो अब ये नंबर आपको क्या देगा? E3 डिवाइडेड बाय M3. गेस करिए क्या नंबर, ये क्या देगा आपको? द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसक्लासिफिकेशन. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. तो इसको ये कहता है एरर एस्टिमेट. एरर. So your decision to prune or not to prune should be made based on this number. If this number is large, you would discourage this. अब इसमें क्या इशू आ सकता है? हमने चैप्टर, मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि चैप्टर 2 था या चैप्टर 3 था, जो नाइव बेस हम कर रहे थे ना, याद है आपको? नाइव बेस. नाइव बेस में क्योंकि ये एग्जांपल्स बहुत कम हो सकते हैं ना, M3 हो सकता है, M3 आपके पास 2-3 एग्जांपल्स हो. सो यहाँ पे फिर क्या आप करते थे इस तरह की? बेसिकली इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में हम एक करेक्शन करते थे, याद है वो क्या था? डू यू रिमेंबर एम एस्टिमेट? एम एस्टिमेट हम क्यों अप्लाई करते थे? Because the numbers were so small that relative frequency was not an appropriate measure of probability. तो यहाँ पे आपको याद है हम ये कर लेते थे कि इधर एक m लगा लेते थे, ठीक है, और यहाँ क्या लगाते थे? m times pi. This is also one of the reason why I wrote m3, क्योंकि वो इसको भी m और इसको m तो आप नहीं कह सकते. तो ये आपको याद आ रहा है या नहीं, मुझे बताएं. Can you recall this? ये मेरे ख्याल में उसमें इवन मिड सेशन 1 में एक क्वेश्चन भी था इसका. यस सर. अच्छा, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो इसने प्रपोजल दी है वो ये है कि दिस m, we should choose this m as n. The number of n is the number of all examples. Number of all examples. All examples means in the training data. ट्रेनिंग डेटा पूरी ट्री को जो आपने देनी है सारी एग्जांपल मिला के. तो m की वैल्यू, ये जो पाई की वैल्यू आप ऐसे चूज कर लें कि ये जो नंबर है दिस शुड बी 1. ठीक है. Now this is a better error estimate compared to simply dividing e by m. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने
दिया हुआ, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे। ऑफ कोर्स अब अगर आप डिसीजन ट्री पे लिटरेचर देखें जो रिसेंट रिसर्च पेपर्स हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड्स है, लेकिन वी आर नॉट, ये हमारा मकसद ज़िंदगी का डिसीजन ट्री को एंड डेप्थ नहीं समझना, एक बेसिक आइडिया लेना है। सो फॉर दिस कोर्स दिस विल बी अ रीजनेबल एस्टिमेट, ठीक है। जब भी हम किसी सब ट्री को उड़ाना चाहते हैं, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में, सो वी शुड बी लुकिंग एट दिस नंबर। और इसको द सिंबल वी यूज विल बी कैपिटल ई, कैपिटल ई। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कि हम 3 यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई दिस, तो आई कैन कॉल दिस E3, ठीक है ना। सो E3 विल बी द की हियर। सो आई होप नाउ यू मेक सेंस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये ई एस्टिमेट हो गया, इसने ई कर दिया, और ये बेसिकली ई ओवर एम है। और दिस, अब ये सो अनफॉर्चुनेटली कि एक तरफ उसको एम एस्टिमेट कह रहा है, और एम एस्टिमेट के होते हुए ये इसको एम कह रहा है। सो बेसिकली दिस इज नॉट द एम एस्टिमेट, जो एम एस्टिमेट का एम है वो बेसिकली यहाँ पे एन है। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू राइट E3 एंड M3, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया 5.6, क्योंकि यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन क्वाइट ऑफ्टन, ठीक है ना। प्रूनिंग के लिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन मसला ये है कि दिस इज नॉट द होल स्टोरी। This will give you the estimate only for this subtree. असल में एरर एस्टिमेट तो पूरी ट्री के लिए होना चाहिए ना, समझ आ गई। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लेट्स से ये मैं इलस्ट्रेट करता हूं n2 के लिए, ठीक है। मैं n2 की बात करता हूं और n2 को कंबाइन करके, क्योंकि T1 पे जब मैं आ गया देन आई कैन थिंक अबाउट द होल ट्री, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे नहीं जाना, क्योंकि अगर T2 का मुझे पता चल गया तो T2, लेट्स से T2 उड़ाने से जो एरर आता है उसमें ये सारे शामिल होंगे, T5 को उड़ाने से जो एरर आता है उसमें सारे शामिल होंगे। सो आई डोंट नीड टू लुक फर्दर। At any point I can just look at 2 nodes and I can use the error estimates of the two to construct the error estimate for the overall tree. अच्छा, तो इस T2 के लिए जो मेरा estimate होगा वो क्या हो जाएगा? Let's call that E2। और E2 को हम किस फॉर्मूले से यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, ठीक है। कि just to repeat this, E2 for me will be यहाँ पे क्या हो जाएगा? Small e2, number of misclassifications as a result of removing this, or M2 will be the number of examples that are to be tested here, and you add the number of all examples in the training data here, and you add 1 to this. So this will be my formula. तो let's say मेरे पास E2 आ गया, और इसके लिए जो नंबर एरर एस्टिमेट आ गया वो क्या आ गया? E5, ठीक है। So how do I combine E2 and E5 to get the error estimate for the whole tree? So how do I combine these two? So it turns out कि इनको मैं किससे वेट करूंगा? This should be weighted by M2, क्योंकि M2 के लिए ये हो रहा है, ठीक है ना। और this should be weighted by M5, और यहां पे क्या होना चाहिए? N होना चाहिए। So this is how you can think of this as a weighted average. Weighted, आपको अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन याद है ना प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में आप जो है ना लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, you can write any expectation as a weighted sum of conditional expectations. So you can think of this as the probability. अगर मैं इसको रीड करूँ ना, the probability that an example will make it here, and then E2 is the estimated error. Similarly, the probability that an example will appear here. तो अब चूंकि यहाँ पे मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, so this is the overall expected error, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया ना, so you can deal with any tree, किसी जगह पे भी
फॉर एग्जांपल अगर मैं T2 के लिए कैलकुलेट करता हूँ, T2 के लिए, तो अब T2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे T2 के लिए मुझे लेट्स से ये फार्मूला, यही फार्मूला मैं T2 के लिए अप्लाई करता हूँ, तो इधर T3, तो यहाँ पे आ जाएगा E3 इसका एरर एस्टिमेट, और लेट्स से इसका जो एरर एस्टिमेट है, लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ E, आई डोंट नो, इसको मैं E प्लस कह देता हूँ क्योंकि इसका नाम नहीं है ना कोई। तो हाउ डू आई कंबाइन E प्लस एंड E3 to get E2? तो E2 क्या हो जाएगा? I can use the same formula. So it will be, I construct it from E plus and from E3, and this will be weighted by M3 over N, and this will be weighted by M plus over N. So I hope you get the main idea. ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे इसने किस एग्जांपल में दी हुई है? इस एग्जांपल में इसने दी हुई है, ठीक है ना। R is for the resultant, जो ओवरऑल है। अब जब भी सब ट्रीज को कंबाइन करोगे, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज द लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन तो की है, तो ये कैलकुलेशन हमने एंटायर ट्री के लिए करनी है, ध्यान में रखें, ठीक है ना। इवन दो यू विल बी प्रूनिंग वन सब ब्रांच। अब क्वेश्चन ये है कि जो पोस्ट प्रूनिंग अभी आ रहा है ना, अब दो मेथड्स हैं बेसिकली यहाँ पे, जो लिटरेचर में आपको दो मेथड्स मिलेंगे, हम इसमें सिर्फ एक मेथड को कंसिडर करेंगे, उसको कहते हैं पोस्ट प्रूनिंग, एंड व्हाट वी आर नॉट कंसिडरिंग इज कॉल्ड प्री प्रूनिंग, क्योंकि प्री प्रूनिंग ज्यादा एडवांस्ड है। प्री प्रूनिंग का मतलब ये है कि while you are constructing this tree, which means that while the machine learning algorithm is constructing this tree using training data, उसी टाइम पे डिसाइड करे कि मैंने ये ऐड करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो ये now this is more challenging क्योंकि it needs more calculations। तो पोस्ट प्रूनिंग का मतलब ये है कि आप पहले एंटायर ट्री बनाओ, ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि इसमें से किस किस ब्रांच को मैं उड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर स्टडीइंग इज पोस्ट प्रूनिंग, and that is why we want to calculate the error estimate associated with each subtree or each node, I would say, क्योंकि node से वो subtree automatically बन जाता है। So you calculate the error estimate for each node। अच्छा, और अब ये कैलकुलेशन सीरियसली आपने सारे नोड्स के लिए करनी है, और जिसमें ये एरर एस्टिमेट सबसे कम हो उसको आप चूज करेंगे उड़ाने के लिए या प्रून करने के लिए। So basically this is the idea. So provided you understand this approach जो हमने बताया है, ठीक है, where you summarize the error estimates for different nodes and you calculate it for the entire tree, तो अब आप इस पे गौर करें, E before और E after. Now this E is the error for the entire tree, for the tree before any pruning. इसका मतलब कि ओरिजिनल है, क्या है? ओरिजिनल है। और आफ्टर का मतलब क्या है कि यू कैलकुलेट द सेम एरर after you remove some or prune some subtree। तो अब ये जो डिफरेंस है ये आपने कैलकुलेट करना है हर सिनेरियो के लिए, और उनमें से आपने किसको चूज करना है? जो स्मॉलेस्ट है। सो लेट्स से मैं इस चीज को डायग्राम में आप डिस्कस करना चाहता हूं। डायग्राम में आप क्या करेंगे? डायग्राम में इसका मतलब यह है कि आप इनमें से किसी भी उसको किसी भी नोड के लिए आपने क्या कैलकुलेट किया? एस्टिमेटेड एरर, ठीक है, इसके लिए भी एस्टिमेटेड एरर, और उन सब को आपने कंबाइन करके ओवरऑल ट्री के लिए क्या कैलकुलेट किया? एरर फॉर द एंटायर ट्री, जिसको आप ई आर कह देते हैं, ठीक है। और बल्कि ई आर नहीं, आप उसको कहते हैं ई बिफोर आई स्टार्ट एनी प्रूनिंग। अच्छा, फिर आप ये पार्ट
prune करो, and then you make this calculation again. So that will be E after. Now this calculation is done for this particular node which you remove. और difference क्या हो जाएगा? आपका D हो जाएगा D for this. You can think of it as D4. Now you will repeat this same calculation for each node. ठीक है ना? You can say D5, D2 and so on. इनमें आपने किसको सिलेक्ट करना है? अगर आपने कुछ चीज उड़ानी है, अच्छा, can anyone tell me why E after is larger than E before? मैंने E before minus E larger E after क्यों नहीं लिखा? ये मैंने क्यों नहीं लिखा? So why do I assume that E after will be greater than E before? क्योंकि removing part of a tree will give you more error. Yeah? क्योंकि उसको आपने approximate किया है. So this is a crude model, and a crude model is bound to give you. और यहाँ पे चूंकि हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग डाटा की, टेस्ट डाटा की तो बात ही नहीं हो रही है. हो सकता है टेस्ट डाटा में ये बेहतर हो, but we need to test it to evaluate this only on training data. तो उसमें this is bound to be larger. So अब आपको समझ आ रही है कि हम इन सारे differences में देखते हैं कि कौन सा डिफरेंस सबसे स्मॉल है. सो इट विल हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डाटा, और आप उसी को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. अब मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेबल भी हो. सो आपने बेसिकली दो चीजें करनी है. उसको आपने फिर एक थ्रेशोल्ड से कंपेयर भी करना है. ठीक है. सो दिस not only you are going to select the minimum such difference, and only that node will be removed, or that subtree will be removed, but you also need to make sure that this error is smaller than some user set threshold. You can think of it as a hyperparameter. क्योंकि ये आपने डिसाइड करना है कि ये मिनिमम का मतलब ये नहीं हो सकता है वो सबसे मिनिमम हो, लेकिन फिर भी वो एक सीरियस मिसक्लासिफिकेशन जो है ना आपको दे रहा हो. सो देन यू हैव टू एक्चुअली डिस्करेज दैट. So now we can summarize an algorithm for post pruning. ठीक है ना? As I told you, pre pruning is much more complicated. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? We will specify a user defined constant. This is the upper bound on the error caused by pruning. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले you estimate the error rate for the original tree, जिसको आप EB4 कह देते हैं. And remember, this will involve a lot of calculation, क्योंकि आप सारे चीजों को कंबाइन करेंगे ना, जिस तरह मैंने बता दिया था कि E2 और E5 और उनको आप जब कंबाइन कर लेते हैं. And then you need to estimate the error rates obtained by alternative ways of pruning the original tree. ये असल चीज है कि जितनी भी possible ways हैं pruning की, ये ब्रांच उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, हर एक के लिए आपने, so this step 2 will be very exhaustive. You have to make this calculation for all the possible pruning scenarios, और उनमें से आपने कौन सा चूज करना है जिसमें मिनिमम इंक्रीज हो. इसका मतलब यह है कि प्रूनिंग के बाद और प्रूनिंग से पहले में फर्क सबसे कम हो, बट ओनली क्योंकि आपने सी भी दिया हुआ है ना. सो मिनिमम इज नॉट इनफ. That minimum must also be smaller than the threshold defined by the user. और ये एक दफा से नहीं होगा. You have to repeat this whole thing, क्योंकि हो सकता है ये स्टेप 3 तक आप आ भी जाएं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजीद उसको प्रूव नहीं कर सकते. You will start over and you will repeat this whole process, और आप रोकेंगे तब जब ये वायलेट हो जाएगी. ठीक है. So is this algorithm clear now?
आपको कोई भी प्रूनिंग एल्गोरिथम मिल जाता है तो it will be basically doing something like this. So maybe हम अगर यहाँ पे इसने ना एग्जाम्पल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर हम नोट कर लें कि टेक डिसीजन ट्री फ्रॉम 5.1a, आपने नोट करना है कि 5.1a कौन सा है, क्योंकि विल नाउ बी स्विचिंग टू दैट डायग्राम, and we have to remove from it the bottom right test on filling size. तो filling size जिस नोड में टेस्ट हो रहा है वो हमने रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव फ्रॉम इट द बॉटम राइट टेस्ट, द बॉटम राइट टेस्ट, ठीक है। फिलिंग साइज नोट करना है और बॉटम राइट टेस्ट, एंड देन वी नीड टू नो कि आफ्टर दिस प्रूनिंग एरर एस्टिमेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वी वांट टू नो ई आफ्टर, तो बॉटम राइट टेस्ट, फिलिंग साइज, लेट्स गो। 51A है ये, ठीक है, और फिलिंग साइज ये है, क्योंकि फिलिंग साइज ये भी है लेकिन हमने बॉटम राइट वाला देखना है ना ये। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पार्ट को जब प्रून करना चाहते हैं, सो इससे पहले तो हमने कैलकुलेट किया होगा एरर, आफ्टर दिस एरर क्या होगा। तो आप बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम्म, यहां पे कितने एग्जांपल्स आ गए, टोटल एग्जांपल्स कितने हैं ट्री में, 8 एग्जांपल्स है ना। सो n इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहां पे कितने आ गए, क्रस्ट साइज, क्रस्ट साइज स्मॉल, 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 तो 3 हो गए, 3 इधर आ गए। फिर उसमें जिसका शेप स्क्वायर्ड है वो कितने हैं, 2 है ना। तो यहां पे आपके पास कितने एग्जांपल्स आ गए, 2। तो आपके पास m, यहां पे जो m की वैल्यू है वो क्या है, इस जगह पे 2 है। तो इसका मतलब ये है कि द एरर व्हिच आई विल कैलकुलेट एट दिस पॉइंट दैट विल बी, यहाँ पे n इज 8, तो 8 सब ऐड करना पड़ेगा और 8 से करस्पॉन्डिंग 1 होगा, m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। और कितने मिस क्लासिफिकेशन आप कर सकेंगे इधर, अच्छा पहले आपने इसको ना वो भी करना है कि इसको जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आप लेबल कौन सा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप या प्लस देंगे या माइनस देंगे। तो यहाँ पे मेजर कॉमन क्लास किधर है इस टाइम पे, जितने मेरे पास एग्जाम्पल्स आए हुए हैं 2। वैसे मैं इसको कंफर्म करूं कि ये जो प्रूनिंग में कॉमन क्लास से क्या मुराद है उसका, लेट मी जस्ट कंफर्म दिस, कि इज इट इन द ओवरऑल ट्री और इज इट जस्ट इन द एग्जांपल्स व्हिच रीच देयर। इसको देख लेते हैं, एसेंस क्या है। So pruning replaces one or more subtrees with leaves, each labeled with the class most common among the training examples.
that in the original classifier reach the removed subtree. तो ये असल बात है ना, reach the removed subtree. ठीक है? So it's not in the entire tree, but in those examples that reached that point. तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ 2 एग्जांपल्स की बात हो रही है, उन दो में जारी बात है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कॉमन है. आप ये नहीं कह सकते कि एक ज्यादा कॉमन है एक कम कॉमन है. तो अब यहाँ से इसको आप रिप्लेस करके इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना. लेट से आप प्लस सिलेक्ट करते हैं, तो इस प्लस को सिलेक्ट करने के बाद अब ये जो रूल्स है ये आप अप्लाई करेंगे इस ट्री पे दोबारा, ठीक है, इस ट्रेनिंग डाटा पे, एंड देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ मिसक्लासिफिकेशंस, और वो मिसक्लासिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. सो दिस विल गिव यू द एरर एस्टिमेट फॉर दिस. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग ऑनलाइन प्रूनिंग करते हैं. सो ऑनलाइन प्रूनिंग जो है ना, इट्स लाइक प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी. ओके. बेसिकली इसका आइडिया ये है कि आपके पास जब बहुत कम एग्जांपल्स हो, एग्जांपल जब बहुत कम हो, तो फिर आप जो है ना ज्यादा ट्रीज ना बनने दें. वरना वो क्या कर देता है कि वो छोटे छोटे ट्रीज बना देता है. एग्जांपल्स लेट्स से दो एग्जांपल्स के लिए भी ट्री बनाएगा, एक एग्जांपल के लिए बनाएगा, तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू ओवरफिटिंग. या दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो. सो ऑनलाइन प्रूनिंग इज अ स्ट्रेटजी which will prevent these small subtrees. Limits of pruning ये आप पढ़ लीजिएगा. इसमें कोई ये कुछ चीजें इसने डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की है. ये जो प्लॉट है ये समझने वाली है. ठीक है. एंड दिस आई थिंक दिस प्लॉट विल आल्सो clarify why we need pruning and what is the advantage of pruning. ठीक है ना. So basically you will come to know that it is related to overfitting. अच्छा, अब आपके पास ये ट्रेनिंग सेट है. ट्रेनिंग सेट में एरर रेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सटेंट ऑफ प्रूनिंग. एक्सटेंट ऑफ प्रूनिंग का क्या मतलब ये है कि आप कितनी प्रूनिंग कर रहे हैं, डिग्री ऑफ प्रूनिंग, या कि ज्यादा प्रूनिंग कर रहे हैं कम कर रहे हैं. तो आप मुझे बताएं कि अगर ये एक्सटेंट ऑफ प्रूनिंग है और मैं बैकवर्ड आ रहा हूं, तो बैकवर्ड आने का मतलब ये है कि जब मैं इस तरफ आ रहा हूं तो ये मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा या सिंपल होगा. इन अदर वर्ड्स, विल द ट्री बी लार्ज और स्मॉल जब मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा हूं. लेट्स से मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं ना, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये पॉइंट है. लेट्स से पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 है. किस पॉइंट पे ट्री साइज ज्यादा लार्ज होगा? 1 पे ज्यादा होगा. ठीक है. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, इन दिस डायरेक्शन. तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, इसमें कौन सा एरर ज्यादा है? टेस्ट डेटा पे एरर रेट ज्यादा है और ट्रेनिंग पे कम है. सो isn't this exactly what we mean by overfitting? Can you recall that? Overfitting इसी को कहते हैं ना कि ट्रेनिंग पे तो बड़ा सुपर डुपर चल रहा है बगैर एरर के, लेकिन जब आप उसको टेस्ट डेटा देते हैं तो फिर वो मिसक्लासिफाई करता है चीजों को. ठीक है. अच्छा, और यहाँ पे क्या है आपके ख्याल में, इस जगह पे क्या हो रहा है? ये तो ओवरफिटिंग होगी ना. दिस इज अंडरफिटिंग. व्हाई? क्योंकि द मॉडल इज टू सिंपल. द मॉडल गॉट टू, वो इतना सिंपल है कि वो ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों को नहीं कर सकता. तो जो मैं एक स्वीट स्पॉट की बात करता हूँ ना, स्वीट स्पॉट जिसमें आप बेसिकली इट्स अ कंप्रोमाइज बिटवीन द टू वर्ड्स, तो वो ये है, इसमें आपने दोनों को मिनिमाइज करना. सो आप प्रूनिंग
डोंट ओवर प्रून, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली आइडिया है। और इससे एक बात और भी क्लियर हो गई कि हमने अभी तक सिर्फ प्रूनिंग की मैकेनिज्म को समझा है। ये प्लॉट आप कब कर सकेंगे? इज इट पॉसिबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग? ट्रेनिंग फेज में तो नहीं पॉसिबल ना, आपको टेस्ट डेटा भी चाहिए। तो बेसिकली ये मॉडल वैलिडेशन, इट्स पार्ट ऑफ मॉडल वैलिडेशन। ये आप इस इटरेटिव प्रोसेस कि आप जो है ना अपना मॉडल बनाए, वो आपने जो चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में नहीं, इस बुक की जो स्लाइड्स शुरू में मैं फॉलो करता था, उसमें एक पूरा प्रोसेस था ना मशीन लर्निंग का, जिसमें आप अपना मॉडल जब डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद आप वैलिडेशन पे ले आते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट डेटा पे आते हैं। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये कितनी प्रूनिंग मुझे करनी है। सर जी। सर वो अंडर फिटिंग वाला मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, आपको अंडर फिटिंग समझ नहीं आया, ये ओवर फिटिंग समझ आ गई है? ओवर फिटिंग तो आ गई है ना आपको समझ। जी। इसका मतलब ये है कि आप योर ट्री इज सो लार्ज, ठीक है ना, कि इट इज ट्राइंग टू मेमोराइज द एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रूनिंग जब करते हैं तो इस साइड पे बहुत ज्यादा प्रूनिंग हो रही है, तो आपने बेसिकली बहुत सारे जो है ना ब्रांचेस उड़ा दिए हैं ना। तो यू हैव अ वेरी सिंपल ट्री। इसको अगर मैं वापस चले जाऊं, लेट्स से आपने यू वेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, और फिर आप कह रहे हैं कि यार इसको भी उड़ा दो, ठीक है ना। और एक्सट्रीम में केस में अगर मैं इसको भी उड़ा देता हूं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? आप पूरी ट्रेनिंग डेटा को सिर्फ एक टेस्ट पे कह रहे हैं कि ये वाले क्लास 1 है और ये वाले क्लास 0 है। सो इट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो अंडर फिटिंग में भी तो ये होता है ना। आपको याद है अंडर फिटिंग में हम कहते थे कि आपके पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा है और यू जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट दिस विद अ स्ट्रेट लाइन विद अ सिंगल वैल्यू। तो अब ये इतना सिंपल है कि ये ट्रेनिंग सेट से कोई एग्जांपल आप उठाओ या टेस्ट सेट, इट्स इक्वली बैड, ठीक है। जी सर। ठीक है ना। तो ये तो दिस इज एक्चुअली द की। अच्छा, अब ये है कि if you are visually oriented, so you should have no problem reading these trees. But some people, especially if you are communicating to people from other domains, and if they are involved in important decision making, they would like you to convert this tree into a set of rules. A set of rules, जिस तरह if else rules है, या switch case जो आपने MATLAB वगैरह में पढ़ा होगा। सो ये तो आप आराम से कर सकते हैं ना कि हाउ डू यू गो फ्रॉम अ ट्री। ये बेसिकली हर नोड यहाँ पे क्या है, इट्स अ टेस्ट, और यू कैन थिंक ऑफ एवरी नोड एज एन एफ एल्स रूल। तो एफ में अगर ये वाला है तो ये एल्स हो जाएगा, एफ एल्स। सो ये एक तरीका है कि हाउ डू यू गो फ्रॉम ट्री टू रूल्स, rules generated by decision tree. So if you follow that discussion, you can convert, for example, the tree of figure 5.1a जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो ये है कि it will start like this: if crust size is big and, हाँ? अब देखो ना ये and कहाँ से आएगा मुझे बताएं। ये आएगा एक एक नोड से, ये फिर आएगा अगले नोड से, और and का मतलब ये है कि आप दोनों नोड्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और देन आपने पॉजिटिव लेबल दे दिया, और फिर ये डन, नाउ यू आर डन विद वन। फॉर एग्जांपल आप इधर आ गए, फिर आप इधर आ गए, एंड यहाँ पे आपके पास लीफ आ गया, ठीक है। फिर आप एक और ट्री में शुरू हो गए आपने एक और जगह पे, और एंड पे आपने एल्स जरूर देना है। तो व्हाट डू यू थिंक ये एल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे तो आपके पास टेस्ट आ रहे हैं ना, टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है। तो ये किन एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम्म, कैन यू इमेजिन दिस? रिमेंबर दैट एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। We are now thinking of input space.
तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे क्योंकि बेसिकली आपने ये जो आपने नोड्स बनाए हैं ये तो किस पे बनाए हैं, आपने फीचर्स पे बनाए हैं ना, फीचर्स जो आपके जहन में फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। तो जरूरी नहीं कि वो सारे एट्रीब्यूट्स कंप्लीट भी हों, मे बी यू आर मिसिंग मेनी एट्रीब्यूट्स। तो अगर कोई एग्जांपल ऐसा है जो कि इन एट्रीब्यूट्स ये वाले टेस्ट को मीट ही नहीं कर रहा, तो बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल है, तो वहां पे फिर आप बेसिकली नहीं, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये तो खैर मैं दूसरी तरफ चला गया। ट्री में ये भी हो सकता है कि आप के पास, अगर आपने लेट्स सपोज आपके पास 10 टेस्ट है पॉसिबल सारे, तो आप अगर ये वाला पार्ट 9 टेस्ट के लिए कर देना, तो 10वां टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं, आप उसको एल्स में डाल दें। आई थिंक दिस इज व्हाट ही मीन्स। ठीक है, सो मे बी आई एक्सप्लेन दिस फ्रॉम ए ट्री। ये है ना। मेरे ख्याल में इसने इसी ट्री की बात की थी 5.1 ए की। तो आप एक एफ का रूल इधर लगाएंगे, ठीक है, इफ क्रस्ट साइज इज बिग, ठीक है, तो ये आ जाएगा और ये आपके पास उसका एल्स आ जाएगा। फिर आप दूसरा इफ इधर लगाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा और उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, एल्स एंड सो ऑन। तो अब आपके पास यहाँ पे मुझे बताए कितने टेस्ट है टोटल, अगर मैं सारे टेस्ट काउंट कर लूँ, इफ आई वांट टू काउंट द टेस्ट, तो ये कितने हैं टोटल। ये एक टेस्ट हो गया, दो, तीन, चार, पांच। अब 5 में से मुझे सिर्फ 4 के लिए एफ स्टेटमेंट देना है, ठीक है, पांचवा एल्स में आ जाएगा। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से, ठीक है। अच्छा, अब इसने जान के कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ये 5 टेस्ट्स में आप देखें कि एक यहां पे प्लस मिल गया आपको, यहां पे भी प्लस मिल गया, यहां पे भी प्लस मिल गया, यहां पे भी प्लस मिल गया। तो जितने भी एफ्स वो कर रहा है वो प्लस के लिए कर रहा है, तो एल्स में आपके पास नेगेटिव आ गया, इसलिए वहां पे एल्स पे क्या है, नेगेटिव है। तो अब अगर आप अपने टेस्ट चेंज कर दें, यहां पे टेस्ट आपने क्या किया हुआ है कि क्रस्ट साइज इज बिग, ठीक है। तो अगर आप इस बिग की जगह स्मॉल कर दें, ठीक है, स्मॉल, तो फिर जब आप अपनी ट्रीज बनाएंगे तो उसमें आपके एल्स में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, एंड बिकॉज नहीं, एल्स में पॉजिटिव आ जाएगा, एंड बिकॉज देर आर मोर पॉजिटिव्स एंड लेस नेगेटिव्स, तो ये जो आपके रूल्स है ये रूल्स सिंपल बनेंगे। ये बात समझ आ रही है। you can simplify you can simplify these rules by choosing tests differently। यहाँ पे अगर आपको नजर आ जाए, फिर आपको ये देखो ना, ये ज्यादा रूल्स आपको इसलिए करने पड़ रहे हैं कि and make sure you also know that you are combining many rules, ठीक है। तो this set of rules can be simplified if you choose a different strategy। ये से मेरा ख्याल में यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। ये एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है, सो आई थिंक कि बिकॉज यू आर यूज टू लैंग्वेज फ्रॉम डीएलडी में तो खैर आप एंड यूज करते हैं ना, एंड और नॉट। तो मेरे ख्याल में एक और टर्मिनोलॉजी है लॉजिक में जिसमें एंड की जगह आप ये सिंबल यूज करते हैं, इसको कंजंक्शन कहते हैं, और की जगह यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। आई डोंट नो कि आपने ये नाम सुना है कि नहीं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, और इस नॉट को कहते हैं, यू यूज दिस सिंबल, इट्स कॉल्ड नेगेशन।
ठीक है। स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी है वो ये एंड और नॉट की जगह ये यूज करते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। सो इफ यू थिंक ऑफ दिस, ये जितने भी रूल्स हैं इसने बड़े आसान लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टेबल इसने दिया हुआ है कि प्रूनिंग जो है ना, वो ट्री की प्रूनिंग काफी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपके पास रूल्स आते हैं तो रूल की प्रूनिंग ज्यादा आसान होती है, यू गेट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। और क्योंकि वहां पे उसकी वजह यह है कि बहुत सारे रूल्स को आप निकाल सकते हैं। बेसिकली इट्स द सेम आइडिया, वही डी मिन आपको याद है ना, डी मिन इज दैट डिफरेंस बिटवीन द एरर आफ्टर and error before, ठीक है, and you call it D, and this you go for smallest one, and provided it doesn't exceed that threshold। और बहुत सारे वीक रूल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि और ये ऑफ कोर्स ये व्हाट यू मीन बाय वीक विल डिपेंड ऑन ट्रेनिंग डेटा। ठीक है। ट्रेनिंग डेटा में आपको पता अगर चल जाता है कि यार ये वाला रूल जो है ये सिर्फ आपके पास एक या दो एग्जांपल है जिन पे अप्लाई हो रहा है, इसने यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी, बट फॉर दिस यू नीड टू गो बैक टू लुक एट दैट टेबल। तो प्रोवाइडेड यू गो देयर, मैं ये तो ओरिजिनल रूल्स है जो हमने ट्री से बना लिया ना। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि जो T3 T3 इस लाइन पे और T5 इस लाइन पे, you will come to realize after applying this on the training data कि इनको अगर आप निकाल भी दें तो it will have very little impact on the error estimate, तो आप इनको फिर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अब देखें ना, इसमें ये चला गया और ये चला गया। now this is not something which was easy in the original pruning जो tree based होती है। अच्छा, अब ये एक चीज जो आपने नोट करनी है कि कुछ रूल्स इसमें ऐसे हैं कि दे आर रेयरली एम्प्लॉयड। नाउ दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन द डेटा सेट। कि आप अगर डेटा में एग्जांपल्स देखें, वहां पे सारे एग्जांपल्स देखें, वहां पे एक या दो एग्जांपल्स होंगे जो इनमें से कुछ रूल्स जिन पे अप्लाई होगा। तो अगर आप वो एग्जांपल्स निकाल दें तो इट टर्न्स आउट दैट दिस rule can also be removed। Again, this flexibility is not available in the tree pruning। So rule based pruning जो है ना वो ज्यादा flexible है। ठीक है। Of course it's computationally intensive। तो are there any questions so far? बेसिकली अभी तक हमने ट्री प्रूनिंग को जो है ना ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, और ये प्रूनिंग आप खुद नहीं करेंगे, ये भी आपको पता है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होगी। तो आपको ज्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको प्रूनिंग का कनेक्शन इस डायग्राम से पता हो। ठीक है। सो ओवर प्रूनिंग को आपने अवॉइड करना है। और दूसरा ये है कि पैरामीटर्स क्या होंगे। अगर आपने किसी प्रोग्राम को पैरामीटर्स देने हैं तो द सी पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट। C is the threshold which must not be exceeded by the additional error caused by that pruning। और दूसरा आपको ये पता हो कि वो जो डी मिन कहां से आता है। ठीक है ना। एरर बिफोर एंड एरर एस्टिमेट, एरर बिफोर एंड एरर आफ्टर। अच्छा, ये मतलब ये वो डिस्कशन है जो हम वक्तन फवक्तन करते रहे हैं कि हम डिसीजन ट्री की तरफ क्यों जाते हैं। जाहिर बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज, ये मैंने मेडिकल वाली एग्जांपल दी थी ना स्टार्ट में, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस, कि बहुत सारे फील्ड्स में जो एक्सपर्ट्स हैं दे डोंट वांट और दे डोंट वांट टू गेट ऑल द एट्रीब्यूट्स टेस्टेड, दे वांट टू गो वन बाय वन। तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, आपको पहले एक एट्रीब्यूट के लिए टेस्ट करेगा, उससे जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन से हैं। ठीक है। सो
ये KNN में या linear classifiers में ये flexibility नहीं है. So those experts from those domain, they love decision trees for that reason. और of course attribute selection का जो process हमने discover किया है, जो information based था, information gain. इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, this is useful not just for decision trees but for other approaches as well, for other machine learning algorithms. क्योंकि आपको याद है हमने एक बात की थी important attributes की, ठीक है, important attributes. तो अगर किसी उसका attribute का information gain ज्यादा है, so it is important. तो हाई लेवल, क्रिएटिंग हाई लेवल फीचर्स, ये कैंगरू की एग्जांपल आपको याद होगी, चैप्टर आई डोंट नो 1 में थी या चैप्टर 2 में थी. सो ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन का मैकेनिज्म हमने इस चैप्टर में सीखा है, दिस इज समथिंग व्हिच यू विल फाइंड यूजफुल इन अदर अप्रोचेस एज वेल. और ये एक ऐसी चीज है जो कि मैंने, आपको याद हो कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ की थी कि इफ यू वांट टू approximate a curve, a complicated curve, you can approximate it by these steps. So this diagram will remind you of that discussion. Okay, if you look at a tree like this, तो इस ट्री को आप अगर if you want to see it as a decision surface, क्योंकि हमने basically हमने जो स्टार्ट में डायग्राम बनाया था ना, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज का, कि सिमिलरिटी बेस्ड अप्रोचेस थे, फिर डिसीजन सरफेस बेस्ड. तो डिसीजन सरफेस में हमने पहले क्या पढ़ा है, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर, फिर हमने वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है. और अब ये डिसीजन ट्री इज ए नॉन लीनियर बेसिकली डिसीजन सरफेस. तो हाउ डू यू सी दैट? तो अब अगर मैं इस ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, सो लुकिंग एट द ट्री, इट्स क्लियर दैट यू हैव जस्ट टू एट्रीब्यूट्स, x1 एंड x2. फिर आप अगर इस पे आ जाएं, x1 लेस देन 5, तो x1 लेस देन 5 ये बाउंड्री है ना. सो दिस इज नाउ, this is x1 less than 5 and this is x1 greater than 5, ठीक है, और ये बाउंड्री है. फिर क्या है उसके बाद, x2 is less than 3, तो less than 5 के लिए नहीं, ये तो मैंने उल्टा नहीं लिखा, उल्टा लिखा है ना मैंने, x1 is greater than 5 क्योंकि ये 5 होगा ना, and x1 is less than 5. so x1 is less than 5 में फिर हम x2 पे आ जाते हैं. This will be x2 is less than 3, and this will be x2 greater than 3. और यहां पे क्या है, इसको आप देख लें, this will be x2 less than 8 and this will be x2 greater than 8. तो आपके सारे रूल्स इस डायग्राम में आ गए. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सरफेस कौन सा है, which one is the decision surface. Let me choose a different color, ठीक है. Let's say मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ. Do you agree that this is my decision surface? समझा दिए? ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट किया है बाय अ नॉन लीनियर सरफेस, ठीक है. If you want to see it as inducing a decision surface, so this will now clarify कि this is not a linear classifier, ठीक है ना, this is a non-linear classifier. ये यहाँ पे इसने बताया हुआ, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन बेस्ड लॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है ना, I equals h of something minus h of something else, तो ये यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि this is relevant also in the neural networks. वहां पे भी आपको you will see something like that.
अच्छा, ये एक्सरसाइजेज आपने इस पर प्रैक्टिस करें क्योंकि इसी में से आपको असाइनमेंट मिल सकता है, ठीक है। स्पेशली ये जो 1 2 3 4 है, ठीक है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर डूएबल वेरी इजिली। और ये जो इसके बाद गिव सम थॉट वाले, ये है, दिस इज ओपन टू डिस्कशन, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, एंड दीज आर द थिंग्स विच आई डोंट नो कि लैब में आप मुझे बताएं ना, लैब में कहाँ तक आप पहुंच गए हैं अभी तक, एंड आर दी लैब्स इन लाइन विद द कोर्स, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ, वो किरण को मैं हमजा के थ्रू जो है ना वो कम्युनिकेट करता हूँ कि आप, तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, सॉरी, सपोर्ट विक्टर मशीन, तो डिसीजन ट्रीज का भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो शायद अगली दफा हो। So that brings us to this chapter 6, and I would like you to remind you कि हम start कहाँ से हुए थे? Probability based method से, फिर क्या था? Similarity based method, उसमें कैनन टाइप की चीजें थी, ठीक है, और फिर क्या था? Linear और decision surface, decision tree, and now we are into this ANN. तो अब अगर आप इन तीनों को देखें, इन तीनों में क्या कॉमन है? They are based on decision surface. अब देखो ना, अब ये बेसिकली हमने ये दो एक्सट्रीम्स देखे हैं। लिनियर सरफेस में, लिनियर क्लासिफायर्स में हमारा डिसीजन सरफेस क्या था? स्ट्रेट लाइन था। और बेसिकली दिस, यहाँ पे एक चीज हमने मिस की है ना, लिनियर और डिसीजन के दरमियान एक और चीज भी थी, आपको याद आ रही है? पॉलिनोमियल। वो अलग बात है कि बाय डिफाइनिंग न्यू फीचर्स यू कैन आल्सो सी पॉलिनोमियल्स एज स्पेशल केसेस ऑफ लिनियर क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमने आपको बताया ना, हमने जब फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर को आप जब नया फीचर का नाम दे देते हैं z1, सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ लिनियर क्लासिफायर। बहरहाल लेकिन डिसीजन सर्फेस उसका नॉन लिनियर है। और फिर हमने जो डिसीजन ट्री के डिसीजन सर्फेसेस देखे हैं, दैट आर टू बेसिक। अब एएनएन में आपको पहली दफा ऐसी डिसीजन सर्फेस मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। ऑफ कोर्स इट विल बी नॉन लीनियर एंड इट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। And it's always a good idea to recall what we did with linear classifier. Linear classifier में आपको याद होगी हमने when we wanted to apply a linear surface, तो चूंकि उसमें इसके बाद भी एक switching function required था, switching function, और वो switching function normally you would go for a switching function like that. For example, if it is greater तो plus, and if it is on the other side you go for minus. So ये एक normal है, और इसको हमने फिर बाद में replace किया था by a smooth surface, और इसका क्या नाम था? Sigmoid. और sigmoid that led to logistic regression. तो जो linear classification को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सो बेसिकली यू गेट समथिंग कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विल बी बेस्ड ऑन दिस आइडिया। ऑफ कोर्स इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट यू शुड एक्सपेक्ट दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज जो आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, लीनियर रिग्रेशन हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे वी हैड द आइडिया ऑफ अ परसेप्ट्रॉन, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको perceptron. So you can think of, if you remember perceptron, and basically it is the perceptron which led to logistic regression, ठीक है। So अब what you call ANN in the first introduction can be viewed as a multi-layer perceptron. So that's why you will see
न्यूरॉन्स एंड सिग्मॉइड फंक्शन. सिग्मॉइड फंक्शन वही है जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज कर रहे थे. एंड न्यूरॉन्स विल गिव यू, न्यूरॉन्स का क्या रोल होगा बेसिकली? वही जो लीनियर हमने फंक्शन बनाना था ना, ये परसेप्ट्रॉन में बेसिकली हम ये कर रहे थे ना, और फिर इसको आप अप्लाई कर रहे थे, देन यू वुड अप्लाई दैट सिग्मॉइड फंक्शन. तो हम यही करेंगे, but because we will have multiple layers, so you will have multiple applications of this rule. So to cut the long story short, in artificial neural networks, you will be combining two concepts: linear combinations, जिस तरह regression में होता है. So you would like to have some structure which realizes this. For example, ये आपके पास attributes हैं, तो attributes को आप weight करें और you construct weighted sums, और फिर इनको आप इनके ऊपर आप apply करें some non-linearity. तो the simplest non-linearity we imagine is sigmoid. Of course sigmoid के अलावा भी options है, लेकिन हम इन दो से start कर लेंगे. तो ये सिग्मॉइड फंक्शन, आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था एक लेक्चर में, ठीक है ना. दिस बेसिकली रिप्लेसेस दैट बेसिक स्विचिंग फंक्शन. और ये याद आ रहा है ना कि स्विचिंग फंक्शन हमें क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? व्हाई डू वी रिप्लेस दिस स्विचिंग फंक्शन बाय ए स्मूथ फंक्शन? किसी को याद आ रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मेन प्रॉब्लम क्या था? क्या चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी इफ वी गो फॉर दैट स्टेप फंक्शन? ग्रेडियंट कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि वी अल्टीमेटली वुड गो फॉर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, तो यहां पे वो आसान हो जाता है. So you see, you are combining these two things. That linear combination जिसके लिए आपको neural network चाहिए, और फिर activation function basically वो जो नॉन लिनियरिटी है. अच्छा, ये उसको ट्रांसफर फंक्शन भी कहता है. आई डोंट लाइक दिस नेम. एक्टिवेशन फंक्शन इज द मोस्ट स्टैंडर्ड नेम, ठीक है. ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से ट्रांसफर फंक्शन यूज कर रहा है. So it's a good idea to use this sigma as a symbol to remind you that this will be a sum, ठीक है. और इसकी एक प्रॉपर्टी आपको याद है हमने डिस्कस की थी कि पहली बात तो यह है कि इट विल बी बिटवीन 0 and 1 and it's actually monotonically increasing. लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली थी. ये आपको याद आ रही है? When you differentiate this with respect to its argument, so it turns out that it's simply the function times 1 minus the function. Can you recall this? ये हमने क्लास में हल में डिराइव भी की थी. And you can do this yourself, ठीक है. आप इस पे अप्लाई करें तो आपको ये आ जाएगा. For some reason he has written this twice, ठीक है. तो आपके जहन में ये रूल हो, ठीक है, ये रूल आपके जहन में हो कि the derivative with respect to its argument, जो भी argument है, the argument itself is a summation. So it's simply the function itself, of course evaluated at that argument, and 1 minus the function evaluated at that argument. तो अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को आप समझ सकते हैं with this building block. अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपका इनपुट लेयर है. So you imagine n attributes, ठीक है. And because we know we would like a Bayesian term as well, तो एक x0 भी आपको चाहिए जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है. रिमेंबर वो एफाइन फंक्शन हमें चाहिए ना, बल्कि ये x0 हमें इसलिए चाहिए था कि एफाइन को हम लीनियर कह सकें बस. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें कि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू दीज न्यूरॉन्स. ये आपके पास न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स. अच्छा, न्यूरॉन का मतलब ये नहीं है कि न्यूरॉन में आपको दिस डायग्राम इज अ बिट मिसलीडिंग. इस डायग्राम से ये लग रहा है कि ये सिर्फ ये काम कर रहा है. नहीं,
बेसिकली ये डायग्राम, ये न्यूरॉन क्या करता है, इन सारे इनपुट्स को ये कंबाइन करता है बाय दैट रूल, ठीक है, क्योंकि इनमें से हर एक कनेक्शन के साथ एक वेट एसोसिएटेड है। सो बेसिकली इट्स ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस, और इस कैलकुलेशन के बाद ये अप्लाई करता है। तो इसने आसानी के लिए डायग्राम को रीडेबल बनाने के लिए सिर्फ ये शो किया, लेकिन एक्चुअली ये दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है ना, ये भी हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है उन लाइंस में जो थ्रेड्स है, और उसके बाद ये न्यूरॉन उसी के ऊपर ये रूल भी अप्लाई कर लेता है, ठीक है। सो न्यूरॉन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। और ये आप जहन में रखिए कि ये सिर्फ आउटपुट से पहले नहीं होता। नॉर्मली लोगों के जहन में ये आता है कि ये नॉन लिनियरिटी सिर्फ एंड पे अप्लाई होती है, नहीं, ये यहाँ पे जो इंटरमीडिएट लेयर है उधर भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द एडवांटेज, दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर सिग्मॉइड और एनी स्मूथ फंक्शन। ये अगर स्मूथ फंक्शन ना होता, लेट्स से ये स्टेप फंक्शन होता, तो लेट्स से हम ग्रेडियंट डिसेंट वाली बात इग्नोर भी करें, तो आप वहां पे सिर्फ वंस और जीरोस दे रहे होंगे ना। So there is not too much you can do with that. So there is a lot of math you can do with the smooth functions compared to ones and zeros. तो आप जितनी भी layers बनाएंगे, you will not lose the smoothness. और remember ये constant आपको उधर भी चाहिए, ठीक है। So ये simplicity के लिए इसमें सिर्फ एक hidden layer, इसको hidden layer भी कहते हैं, hidden layer. So you have basically two layers, the hidden layer and the output layer of neurons, and each neuron is collecting inputs that are weighted, yeah, and ये भी हो सकता है कि ये जो इसने एरोज ड्रॉ किए हैं, ये जो एरोज ड्रॉ किए हैं, ये मे बी दे आर पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है ना, this the part of the construction. अच्छा, अब हमने दो चीजें समझनी है। एक है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, कि ये जो आपके पास एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं, how do they propagate through the hidden layer all the way up to the output layer. This will be called forward propagation. Propagation of, I would say, examples, क्योंकि हम examples दे रहे हैं ना ये, ठीक है। And remember what we have in mind, अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से भी पहले जब हमने वो स्लाइड्स डिस्कस की थी, किए थे, उसमें अगर उस लैंग्वेज में चले जाएं, so what would be the name you would give to this whole thing? Let's say मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, let me choose some other color. It's very important to realize what you are talking about. Let's say मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स में क्या है, इसको आप क्या नाम देंगे? It is taking these attributes and it is giving you these outputs. तो इसका क्या नाम होगा? Forget about the neural network, ये तो एक टाइप है ना। इन जनरल यहाँ पे जो मर्जी आप रख दें, तो इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी में? याद आ रहा है? मुझे याद आ रही है, एमसीक्यू भी था इस सिलसिले में। इसका कोई किसी को याद नहीं आ रहा इसको हम क्या कहते हैं? Basically, this is supposed to be your prediction function. And another name for this is classifier. ठीक है? The reason I reminded you these two names is that you should not confuse this with the machine learning algorithm.
ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यहाँ पे रेलेवेंट होगा फॉर अनदर रीजन, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जब हम ये लिखते हैं ना कि प्रेडिक्शन फंक्शन है, क्लासिफायर है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें सारे वेट्स पता है, ये वेट्स हमें सारे पता है, W1 W2 W and so on. बेसिकली W1 W2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो यू विल नीड टू सबस्क्रिप्ट्स WIJ, ठीक है, और मे बी यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ सबस्क्रिप्ट्स, दो सबस्क्रिप्ट्स आपको इन वेट्स के लिए चाहिए और दो सबस्क्रिप्ट्स आपको इन वेट के लिए चाहिए, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू दो सिंबल्स ताकि आपको पता चल जाए कि हम जब लिखेंगे, हाँ, तो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट डाउन, ठीक है, एंड दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट डाउन, ठीक है। तो एक में ये आई जे यूज कर रहा है, दूसरे में ये के जे यूज कर रहा है, और ये जो ब्रैकेट में 1 और 2 लिखा हुआ है ना, ये आपने नोट किया होगा कि ये सब सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखता है, 2 ब्रैकेट में और ये 1 ब्रैकेट में, ये यूज कर रहा है ये लेयर्स के लिए। तो आप चूंकि एंड फॉर सम रीजन ही स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटपुट, तो ये जो लेयर है इसके लिए सबस्क्रिप्ट 1 यूज करता है और इसके लिए सबस्क्रिप्ट 2 यूज करता है इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं W लिखूंगा तो सबसे पहले मैं ये लिखना पड़ेगा कि मैं इस लेयर की बात कर रहा हूं या इस लेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं यहां पे लिखूंगा JI और KJ, जस्ट कंफर्म इट देयर, JI और KJ, और JI का मतलब ये है कि the weight of the link from the jth hidden neuron to the ith output neuron। इसका मतलब ये है कि इसमें से मैं लेट सपोज इस न्यूरॉन को ith न्यूरॉन कह दूं और इसको मैं jth कह दूं, तो J से I तक ये जो लिंक है इसका जो वेट है वो मैं क्या लिखूंगा, JI। J का मतलब ये है कि I started from the jth neuron of the intermediate layer or hidden layer and I'm reaching the ith neuron of the output layer। और लेट्स से इसी J को यहां से इनपुट से एक कनेक्शन मिल रहा है, तो लेट्स से उसको मैं कहता हूं K, XK, ठीक है। तो from K to J, so J is the common neuron, ठीक है ना, which connects the kth input to the ith output। तो अगर इसको मैं K कह दूं, इसको मैं I कह दूं और इसको मैं J कह दूं, तो J connects the kth attribute or input to the ith output neuron। अच्छा, अब फॉरवर्ड पास में आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड पास में यू विल स्टार्ट विद वैल्यूज गिवन टू दीज एट्रीब्यूट्स एंड यू विल फॉलो ऑल दीज लिंक्स, ठीक है, और वो सारी कैलकुलेशन आप जो W K J X J, सॉरी WKJ XK और ये 2 के लिए, और फिर ये यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यूज आ जाएंगी एंड दोज विल देन पास थ्रू दिस और यहाँ पे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय फॉरवर्ड पास, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अ प्रेडिक्शन फंक्शन इज सपोज टू डू। अब लेकिन प्रेडिक्शन फंक्शन यहाँ पे इसलिए यूजफुल टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हमें ये वेट्स अभी नहीं पता, तो हम वेट्स को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, रैंडमली, जिस तरह परसेप्ट्रॉन में आप करते थे, याद है आपको, परसेप्ट्रॉन में यू जस्ट इनिशियलाइज वेट्स रैंडमली, और फिर आप जो है ना फॉरवर्ड पास लगा के आपके पास प्रेडिक्शन आ जाएगी, प्रेडिक्शन जिसको आप H कह सकते हो। H इज, रिमेंबर H ही यूज कर रहा है हाइपोथेसिस के लिए, हाइपोथेसिस हाइपोथेसाइज्ड क्लास, और एक एक्चुअल क्लास है उसको शायद ये T कहता है। So remember that we have a vector X of attributes
and we will be doing this summation, weighted summation, and then the non-linearity or activation function will be applied to it. और मेरे ख्याल में जो मैं जितनी भी बातें करना चाह रहा हूं उसकी समरी ये है कि ये रिमेंबर 2 कौन सा था जो आपका इनपुट इंटरमीडिएट लेयर था. Intermediate layer, remember, it takes the input attributes. So the kth attribute and then you sum over k. तो ये आपका वो intermediate hidden layer की calculation है. Hidden layer ने उस पे क्या लगा दिया? Activation function, ठीक है? और वो activation function, ये मैं ith output की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ith output की. तो ये जो इंटरमीडिएट आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई उस के ऊपर आपने अभी आउटपुट लेयर, ये आउटपुट लेयर है, आप आउटपुट लेयर, और ये है हिडन लेयर. आउटपुट लेयर ने भी उसके साथ वही करना है. तो इफ आई जस्ट कॉल दिस लेट्स से z, तो इस z को इसने अप्लाई मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ zj, ठीक है. और फाइनली इसने फिर अप्लाई करना है एक्टिवेशन फंक्शन. तो एक्टिवेशन फंक्शन 2 दफा अप्लाई हो रहा है, ठीक है. once when you go from k to j and then from j to I. देखो ना, ये यही चीज मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की थी कि from k to j and then from j to I. तो आप ये देखिए कि इस स्टेज पे भी समेशन हो रही है और समेशन के बाद क्या हो रहा है, ये एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा है. एंड वंस यू अप्लाई दिस एंड यू गेट हियर, तो यहां पे भी समेशन और फिर एक्टिवेशन, और ये एक्टिवेशन अप्लाई हो रहा है इसके रिजल्ट पे. तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, ये ऐसा ही है कि आप जिस तरह कंट्रोल सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में आप एक सिस्टम का आउटपुट है और दूसरे सिस्टम को दे देते हैं, ठीक है. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है. ये बात यहां तक समझ आई है 6, क्योंकि 6.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. वी डोंट वांट टू डिराइव एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस, but you need to keep this in mind for organizing your thoughts. डेरिवेशन ये अवॉइड कर रहा है, लेकिन जो सिंबल्स है वो बहुत जरूरी है कि y is the actual calculation of the output layer, ठीक है. तो ये और भी बहुत जरूरी है कि हमें यहां पे ये h1 h2 कर रहा है. h1 h2 सिंबल ये किसके लिए यूज कर रहा है? मेरे ख्याल में हिडन लेयर के लिए. वैसे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि h को हम यूज करते रहे अभी तक इसी बुक में. किसके लिए? I need to make this clear so that you understand this clash of notation. हम h को यूज कर रहे हैं प्रेडिक्टेड क्लास के लिए, याद है आपको? प्रेडिक्टेड क्लास, और ट्रू क्लास को हम क्या लिखते थे? t. नहीं, ट्रू क्लास के लिए हम c लिखते थे. c is for the actual class, true class. Unfortunately इस चैप्टर में चूंकि हिडन लेयर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, तो he is using h for the calculation here. For example, यहाँ इसके बाद जो सिंबल आप यूज करेंगे वो h होगा, ठीक है ना. तो from x you go to h and from h you go to y. इसका मतलब यह है कि y के बाद हमें एक और कैलकुलेशन करनी है जिसमें हमें क्लास मिल जाता है, उसको हम कहते हैं टारगेट. ये वो बेस रिस्क वाला टारगेट नहीं है, ठीक है. ये बेसिकली टारगेट हमें इसलिए चाहिए कि अगर आपको ये सिग्मॉइड फंक्शन याद है, तो बिकॉज सिग्मॉइड फंक्शन इज बिटवीन 0 and 1,
it will give you a probability. It will not give you the class directly. ये class नहीं देगा आपको. तो ये आपको फॉर एग्जांपल इसको समझना अगर आपने है, लेट्स से मेरे पास ये तीन वो हैं, तीन न्यूरॉन्स है आउटपुट लेयर में और मेरे पास ये वैल्यूज आ गई. लेट्स से y1 इज 0.2, y2 इज 0.4 and y3 is 0.8. So if you think of them as probability, तो आपके पास एक्चुअल जो क्लासेस हैं, लेट्स से एक है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो आपके पास न्यूरॉन ये आउटपुट पे नजर आ रहा है, दिस इज ए न्यूरॉन व्हिच इज स्पेसिफिकली पुट इन प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास. ये क्लास 1 के लिए है. आपको याद है हमने एक परसेप्ट्रॉन की बात जब की थी, परसेप्ट्रॉन में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इफ यू हैव मल्टी क्लास. तो मल्टी क्लास के लिए हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल परसेप्ट्रॉन लगाए थे और हर परसेप्ट्रॉन का क्या रोल था कि वो जो आपको आउटपुट देगा वो सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के लिए होगा. तो यहां पे भी ये आ रहा है कि y1 is not giving you anything else except that it is giving you the probability that class 1 is to be chosen as the final level. तो अब हम मुझे बताएं कि इन तीन क्लासेस में आप किस क्लास को चूज करेंगे अगर आपके पास ये तीन प्रोबेबिलिटीज आ गई. तो आपका जो क्लास 3 हो जाएगा नहीं. तो ये जो वैल्यूज है ना, when you go from these probabilities at the output to the actual labels, तो वो जो लेबल्स है, लेट्स से उस लेबल को ये कहता है, लेट मी चेक के इसके लिए सिंबल कौन सा यूज करता है. ये मेरे ख्याल में टी यूज करता है. हाँ ये टी यूज करता है. सो दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3. तो आप मुझे बताएं T1 को मैं क्या वैल्यू दूं, T2 को क्या दूं और T3 को क्या दूं. इफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट सो फार. T1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा वन हॉट कि इनमें से हर एक जो बाइनरी वेरिएबल है वो सिर्फ उस क्लास के बारे में बताता है, ये क्लास है या नहीं है. तो अगर ये नहीं है तो आप ये क्या लिखेंगे, जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो इज ए क्लास. जीरो इज नॉट ए क्लास. जीरो ओनली टेल्स मी दैट क्लास 1 इज रिजेक्टेड. क्लास आई एम नॉट चूजिंग क्लास 1, आई एम नॉट चूजिंग क्लास 2 तो ये भी जीरो हो जाएगा. आई एम चूजिंग क्लास 3 तो T3 क्या हो जाएगा. दिस इज हाउ यू नीड टू इंटरप्रेट दिस. तो इस वेक्टर को, ये जो मेरे पास आ गया है आखिर में, इसको टी वेक्टर कहते हैं और टी इज बिकॉज इट्स कॉल्ड द टारगेट वेक्टर. द टारगेट वेक्टर. ठीक है. मेरे ख्याल में टारगेट वेक्टर वाली बात शायद ये आगे कर रहा है. हाँ ये है ना, मैं थोड़ा सा आगे चला गया. टारगेट वेक्टर. सो दीज आर बाइनरी नंबर्स. ठीक है ना. एंड इफ द एग्जांपल बिलोंग्स टू द ith क्लास, you have to set Ti to 1 and all the other elements of this vector must be set to 0. That's what we mean by the target vector. ठीक है. And this is how you need to interpret the output of a multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron. अच्छा ये एक साइड नोट है कि mathematicians have proved that this arrangement of weighted sums followed by the nonlinearity, then weighted sum, nonlinearity, you can prove that that any function can be approximated by these layers. तो इसलिए आपने एक नाम सुना होगा यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर. ठीक है. So a multi-layer perceptron can in principle be used to address just about any classification task.
अब इसका मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस है, मैथ में एग्जिस्टेंस प्रूफ है ना, कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। अब वो फंक्शन आपने फाइंड कैसे करना है, वो फिर किसका काम है, आपके ट्रेनिंग एल्गोरिथम का। Whether your optimization algorithm, which is gradient descent of some form of descent, will find that solution, that's a different story, ठीक है ना। मैथमेटिक्स सिर्फ आपको ये बताता है कि there is a function out there which can be which will approximate any real function. अच्छा, ये फॉरवर्ड पास को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है, ठीक है। फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास में आप क्या करते हैं कि यू स्टार्ट विद सम वेट्स, और ये वेट जारी बात है जो कि आपको पता नहीं है, ट्रेनिंग एल्गोरिथम ने वेट सेटल करने हैं। सो यू जस्ट स्टार्ट विद एनी रैंडम वेट्स और एनी वेट्स बेस्ड ऑन सम अंडरस्टैंडिंग, और ये लेट्स से मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स है, एक की वैल्यू 0.1 है और एक सॉरी एक की 0.8 है, दूसरी की 0.1 है, ठीक है। और फॉर सिंप्लिसिटी जो वो है ना बाइस टर्म्स है वो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो अभी शो भी नहीं करना है। तो नाउ कैन यू फॉलो कि ये H1 कहां से आया है, H1 विल बी द आउटपुट ऑफ दिस हिडन न्यूरॉन। तो कैन यू जस्टिफाई कहां से आया होगा, इस 0.8 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा हमने, -1.0 से, ठीक है। और फिर इसको दूसरा इनपुट कहां से आ रहा है, ये वाला। तो 0.5 मस्ट हैव मल्टीप्लाइड 0.1 and then I add the two. So do you think is this is what I mean by H1, या कुछ और भी करना है? बताएं। इसके बाद मैंने क्या अप्लाई करना है, सिग्मोइड फंक्शन, ठीक है। तो इफ आई कॉल दिस सिग्मा, तो मुझे पता है कि सिग्मा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ? ये था, ये था, आई फॉरगॉट द फार्मूला, हाँ, माइनस माइनस। तो ये लगाने के बाद आपको H1 मिलेगा, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर H2, और फिर आगे आउटपुट कैलकुलेशन के लिए यही रिपीट आप करते हैं। फिर आपके पास 0.9 विल मल्टीप्लाई H1, 0. -0.3 will also multiply H1, but it will go this way. -0.1 will multiply H2, and 0.5 will also multiply H2, और यहाँ पे अगेन वेटेड समेशन के बाद आपको अप्लाई कर देंगे सिग्मॉइड फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पे ये जो समेशन है ना, मैं जिसको सम कह रहा हूँ, यहाँ पे इसको एक ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है z की, ठीक है। सो इज कॉलिंग इट Z1 एंड Z2, ठीक है। Z1 वो वैल्यू है जिस पे अभी आपने सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई नहीं किया, ठीक है। और यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि ये ब्रैकेट में 2 आपको क्यों चाहिए, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू लेयर्स, द हिडन लेयर एंड द आउटपुट लेयर। तो ये प्रीटी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। आपके पास ये वैल्यूज आ गई, अब आपने मीनिंग देनी है इसको। मेरे पास 0.66 आ गया और 0.45 आ गया। तो अब बताएं मेरे पास कि मैं वो क्लास लेवल्स कैसे सेलेक्ट करूंगा। अगर लेट्स से मैं ये फाइनलाइज कर दिया, ऑल्दो इट्स नॉट फाइनलाइज्ड, अभी तो इसके बाद और वो कुछ करना है, लेकिन लेट्स से इफ आई वांट टू डिप्लॉय दिस एट दिस स्टेज, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, T1 और T2, बताएं। T1 क्या होगा, T1 is 1 because this is a larger probability, ठीक है। And T2 0,
सो अब आपको समझ आइए कि फॉरवर्ड पास, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड पास। लेकिन मसला यह है कि फॉरवर्ड पास से तो नहीं मसला हल होना, हमने तो बेसिकली ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग में क्या है, वी नीड टू फाइंड दीज वेट्स। और आपको याद है ये हम परसेप्ट्रॉन में भी करते थे, ठीक है। परसेप्ट्रॉन जो लर्निंग एल्गोरिथम था, तो बेसिकली इट विल बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एरर, कि न्यूरल नेटवर्क का एरर क्या है, जिस तरह डिसीजन ट्री के लिए हमने एरर कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एरर रेट। वैसे भी आपको मैंने बताया था कि जब आप एरर रेट यूज करते हैं, बेसिकली इट्स यू कैन थिंक ऑफ इट एज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। यहाँ पे आपके पास टोटल एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मिस क्लासिफिकेशंस है। तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एरर रेट। एंड हाउ ऑफ्टन दिस हैपेंस। तो आपको समझ आएगी कि मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड क्यों यूज किया हुआ। बट फॉर सम रीजन पीपल कॉल इट एरर रेट एंड आई एम फाइन विद दैट, ठीक है। अच्छा, क्लासेस के लिए द सिंबल्स ही यूजेस C1 C2 C3, ठीक है। C1 C2, Y1 Y2 these are probabilities, ठीक है। और जो, हाँ, अब समझ आ गई कि जो C1 C2 है ये एक्चुअल क्लासेस है, ये क्या है, these are the actual classes। अब आपको समझ आई ये इसने गन यहाँ मचाया हुआ है। यहाँ पे मैं जिस चीज का खदशा था मुझे, ऐसा यहाँ पे किया हुआ है, क्या किया हुआ है इसने इधर, ये H1 H2 यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहा है, किस मीनिंग में, प्रेडिक्टेड क्लास, ठीक है। So this is the clash of notation which you have to deal with। यहाँ पे क्या इसको यूज करना चाहिए था, हम्म, इसको यहाँ पे T1 यूज करना चाहिए था ना, ठीक है, टारगेट। देखिए H is the symbol he is using for the hidden layer। ये बात समझ आ रही है, बट यू नो व्हाट इज मेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीज इतना मसला नहीं करेगा। स्मॉल सी इज द करेक्ट क्लास, और ये आपके पास लेबल्स है, ठीक है। सो C1 C2 C3 आर लेबल्स, आई वुड से दे आर लेबल्स, and small c when applied to the attribute will always give you the correct class, ठीक है। So c is a function which takes you from x to a particular label। एंड ये तो इसने पुरानी बात की है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट, कि नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क का जो एरर रेट हैज टू बी अ मीन स्क्वायर्ड एरर ना, ठीक है। You need to combine all these different errors over all the examples। तो मीन स्क्वायर्ड एरर ये चूंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, so I'm not going to repeat this, ठीक है। Now this is the proper terminology, T1 T2 T3। अच्छा, मीन स्क्वायर्ड एरर हमने पहले भी यूज किया हुआ है, 1/m, ठीक है। सम गोज फ्रॉम 1 to m। और ये देखिए कि हम इसको मीन स्क्वायर्ड एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास टारगेट है और ये क्या है, Output. आउटपुट। यहाँ पे मसला हो रहा है कि ये इसको आउटपुट क्यों कह रहा है। अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ आ रही है क्या कहना चाहता है। सो
अब आपको पता है कि हमें एक्चुअली में ये वाई आई प्रोबेबिलिटी ही मिलनी है, ठीक है। अब अच्छा, एक बात बहुत जरूरी है कि जो आपका टारगेट वेक्टर है ना, क्योंकि दिस टी आई इज ईदर 1 और 0 डिपेंडिंग ऑन विच क्लास, क्योंकि ईच टी आई इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर क्लास। तो आपको पता है कि टी आई की वैल्यू जब 1 होती है तो इसका मतलब है कि यू गो फॉर दैट क्लास और यू चूज दैट क्लास, चूज दैट क्लास और चूज आई, ठीक है, चूज आई। और 0 का मतलब ये है कि नो, डोंट। अच्छा, अब जो वाई आई है, दिस विल बी अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। So at the same time, the closer this number is to 1, let's suppose ये 1 है और 0 है और ये 1 है, तो अगर ये 0.5 से इस साइड पे है, ये y i इस साइड पे है, so it's closer to 1। तो इसके आप दोनों मीनिंग दे सकते हैं ना। This is the advantage of choosing this particular way of representing the classes, कि not only it tells you how close you are to 1, but it also tells you the probability, क्योंकि it's between 0 and 1। तो प्रोबेबिलिटी भी है और ये आपको, अब आपको समझ आइए कि इसको हम मीन स्क्वायर्ड एरर क्यों कहते हैं। कि अगर ये वाई आई जो है ना, आपका लेट सपोज ये ट्रू क्लास 1 है और ये वाई आई 1 से 1 की क्लोज नहीं है, सो यू विल हैव अ लार्ज एरर। एंड if this is close to 1 or if this is equal to 1, then you are not you are making very little error, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हमने यहां पे ये क्यों नहीं किया कि इस वाई आई की जगह हमने अपनी प्रेडिक्शन यहां पे क्यों नहीं की। क्या याद है, हमने हमने यहाँ पे नेटवर्क में क्या किया हुआ था। इस तरह यहाँ पे इस 0.66 को मैंने किस में कन्वर्ट किया था, 1 में, और इसको मैंने कन्वर्ट किया था 0 में। तो जब आप ये कन्वर्जन कर लेंगे तो क्या नुकसान होगा, और लेट्स सपोज यू यूज दिस फॉर योर मीन स्क्वायर्ड एरर, तो क्या नुकसान हो जाएगा। यू सी द प्रॉब्लम हियर, कि व्हाई डू वी यूज y instead of this final number। This is related to my earlier comment। आपको याद होगा ना कि मैंने कहा था कि we prefer a smooth function to this switching। Basically you are going back to switching। तो जब switching पे जाएंगे तो आप वो gradient based optimization नहीं कर सकेंगे। ये बात समझ आ रही है। तो leave this to the last stage। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान आप इससे दूर रहें, ठीक है ना। When you finalize your network, उसके बाद आप ये अप्लाई करें। इस दौरान आप ये अप्लाई करेंगे तो यू विल बी गोइंग बैक फ्रॉम स्मूथ फंक्शंस टू स्विचिंग फंक्शंस। ये बात समझ आ रही है। सो वी आर गोइंग टू लीव दिस थिंग टिल द एंड, because that will not allow us to optimize the network। And y and t have been carefully defined in such a way that the value of y does represent how close it is to 1 or 0, ठीक है। तो अगर वो क्लास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास यहाँ पे if ti is to be 0, इसका मतलब कि ये क्लास नहीं है, तो i should be close to 0, and if this is 1 then it should be close to 1। so this number now summarizes the error for the whole network, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करें, इस स्टेज पे हम अप्लाई करेंगे क्या, आपको परसेप्ट्रॉन का याद है, परसेप्ट्रॉन का वो क्या था, वेट अपडेट रूल। वेट्स को हम कैसे अपडेट करते थे, यू गो फॉर दी करंट वेट और इससे हम सब्ट्रैक्ट करते थे, देयर वाज सम लर्निंग पैरामीटर, और यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे ग्रेडियंट था,
ठीक है, some kind of gradient with respect to weight. यहाँ पे कोई कॉस्ट फंक्शन था ना, और यहाँ पे फिर हम x लगाते थे ताकि हम सिर्फ उन वेट्स को मल्टीप्लाई करें जो नॉन जीरो है, उन एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लाई करें. कैन यू रिकॉल दिस? For perceptron, तो we will be doing something similar in this case. हमें weights correction के लिए we need the gradient of this function. The gradient of this function. Gradient with respect to what? बता. With respect to हमने weights optimize करने हैं ना, और आपको ये भी याद होगा ग्रेडियंट हम किसको कहते थे? इट वाज अ वेक्टर डेरिवेटिव. यू डिफरेंशिएट अ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर. तो अब ना मैं उस तरफ जाना चाहता हूं ना ये ऑथर जाना चाहता है, हम उस डेरिवेशन में नहीं जाएंगे. ठीक है, आपको सिर्फ ये याद होगा कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पहले पावर रूल लगाएंगे. ठीक है, पावर रूल में आपके पास ये टी आई माइनस वाई आई बच जाएगा. अब वो 2 और उसको आप इग्नोर करें कॉन्स्टेंट्स को, 2 over m इज जस्ट अ कांस्टेंट. इसके बाद आप क्या करेंगे? टी आई इज अ कांस्टेंट, ये तो आपके पास फिक्स्ड है, तो आप वाई आई को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम वेट. ठीक है, और जाहिर बात है वेट्स बाद में आते हैं, पहले वाई नेटवर्क में देखें वाई किसका फंक्शन है. वाई is a function of something, and that something is then a function of something else. तो बेसिकली आपको कैलकुलस का अगर चेन रूल याद है, चेन रूल, तो चेन रूल में इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू w, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग. रिमेंबर दिस थिंग इज समथिंग. ठीक है, लेट्स कॉल इट सिग्मा, एंड देन यू डिफरेंशिएट. फिर उसके बाद अगला चेन रूल आएगा, और फिर देन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग एंड देन विद रिस्पेक्ट टू. तो आपको रास्ते में दो w's मिलेंगे, एक ये फर्स्ट लेयर वाले, ये हिडन लेयर वाले, नहीं आउटपुट लेयर वाले, और एक ये हिडन लेयर वाले. तो ये बेसिकली आपको अगर चेन रूल याद है कि यू विल गो ऑल द वे. अच्छा, अब इसमें मैं डेरिवेशन किए बगैर एक स्पिरिट मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लें कि ये डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं ग्रेडियंट कैलकुलेशन के लिए, तो आप चेन रूल अप्लाई करते हैं. यू स्टार्ट फ्रॉम वाई, देन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड यू रीच कहां तक आप पहुंचते हैं? इनपुट एट्रीब्यूट तक. तो आप कहां से स्टार्ट करते हैं? आउटपुट लेयर से स्टार्ट करते हैं, एंड यू गो बैक टू द इनपुट लेयर. तो अब आपको समझ आइए कि हम इसको बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, ब्रेक, और इसको ये भी कहते हैं कि बैकवर्ड पास. बैकवर्ड, तो बैकवर्ड पास इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेन रूल. चेन रूल में हमेशा हम उल्टा जाते हैं. मतलब अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, लेट्स से यू हैव f which is a function of let's say z, and z is a function of x, and let's say this is y. तो आप क्या करेंगे? and let's say x is a so when you want to differentiate this y with respect to x, so then first you differentiate f with respect to z and then z with respect to x. ठीक है, so you go backward. तो अब अगर आप इस नेटवर्क को देखेंगे, फॉरवर्ड पास में आप इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर पे जा रहे थे, लेकिन जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेशन करेंगे तो ग्रेडियंट आपको पहले ये है कि आपको MSE, अच्छा इसकी एक और वजह भी है कि हम बैकवर्ड क्यों आते हैं. आपको जो MSE है, MSE क्या बनता है? मीन स्क्वायर्ड एरर. मीन स्क्वायर्ड एरर आपको यहां मिल गया क्योंकि यहां पे आपको y मिल गया, और y को आपने सब्ट्रैक्ट किया किससे? ti से, फिर आपने स्क्वायर किया, एंड देन यू सम ऑल ओवर m, 1 और m. तो जो आपका MSE है वो इस स्टेज पे आपको अवेलेबल है. यू वांट टू डिफरेंशिएट दैट विद रिस्पेक्ट टू w's, और वो w's यहां पे हैं सारे. ठीक है,
So you have to apply chain rule, and chain rule will require you to go back, and this will be a backward pass. This is the only understanding you need to develop. और आपको चेन रूल में ये फार्मूला बार बार नजर आएगा, ये ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप इसको y पे लगाएंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा एंड 1 माइनस वाई, ठीक है, जब ये आउटपुट लेयर पे आप लगाएंगे पहले। और जब आप हेडन लेयर पे यही फार्मूला लगाएंगे तो हेडन लेयर में y की जगह आपके पास h आ जाएगा और 1 माइनस एच। सो यू शुड लुक आउट फॉर दीज पैटर्न्स, y times 1 minus y, h times h 1 minus y, ये 1 minus h। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि you have some confidence. We are still not going to derive this, ठीक है, क्योंकि derivation is not the purpose of this course. ये इसने वैसे एग्जांपल दी है कि आप ये MSE कैलकुलेट कैसे करेंगे। आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है। रिमेंबर ये t की वैल्यू सिर्फ जीरोस वंस होंगे और ये आपके पास वो प्रोबेबिलिटीज हैं which are also supposed to be numbers closer to 1 or 0. अब बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर जिसकी तरफ मैं बता रहा था, सो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के लिए आप कैसे, और ये लोकल और ग्लोबल मिनिमम में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच यू आर अवेयर ऑफ, मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमा। तो इसमें ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा मिनिमा से कैसे जो है ना ट्रैप से बाहर निकलना है, वो डिस्कशन अभी आगे रहती है। लेकिन जो चीज हमने याद रखनी है वो ग्रेडियंट डिसेंट है। वी हैव डिस्कस दिस मेनी मेनी टाइम्स, ठीक है। और बैक और स्टीपेस्ट डिसेंट, दिस इज आल्सो समथिंग यू ऑलरेडी नो। बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर, तो ये बेसिकली चेन रूल जहां से स्टार्ट होता है वो ये है कि आउटपुट लेयर पे जो न्यूरॉन्स हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एरर, क्योंकि एरर कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। तो जितना भी एरर आ रहा है, द लैंग्वेज ही इज यूजिंग इज कॉल्ड न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये वाला न्यूरॉन टोटल एरर में इसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आउटपुट लेयर पे, रिमेंबर दिस वन इज फॉर द आउटपुट लेयर, वन का मतलब आउटपुट लेयर है, और आई मैं एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की बात कर रहा हूं। जो द ith न्यूरॉन है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अब आपको समझ आई है कि ये चीज कहां से आई है। कैन यू रिकॉल, ये वो है जब हमने MSE को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्गुमेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो था ना TI माइनस YI स्क्वायर्ड और I गोज फ्रॉम 1 to M एंड 1 over M। इसको आप डिफरेंशिएट करें चेन रूल में, आप पहले स्क्वायर को देखेंगे, स्क्वायर और ये 2 over M कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट इसने नहीं दिया, तो TI माइनस YA आ गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल नाउ डिफरेंशिएट YI विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, और समथिंग इसका आर्गुमेंट है जो कि समेशन है, ठीक है ना, समेशन ऑफ समथिंग। तो ये वो पैटर्न जिसकी मैं बता रहा था कि y, रिमेंबर वी लर्न दिस पैटर्न, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, तो यहां पे yi 1 माइनस yi। So without trying to derive it, you just remember that this y times 1 minus I is a consequence of using the sigmoid function, and this is a consequence of using the mean squared error। mean squared error को हम जिस तरह डिफाइन किया उसकी वजह से इसने आना ही आना था। So you combine these two and you get your responsibility of that particular neuron. Similarly, ये तो आपने आउटपुट लेयर पे कर दिया, फिर आप आउटपुट लेयर से आएंगे हिडन लेयर पे। हिडन लेयर पे भी आप एक चेन रूल का लगाएंगे ऑप्शन, तो वहां पे भी ये होगा कि दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिग्मोइड फंक्शन, क्योंकि हिडन लेयर है, और दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क भी, रिमेंबर यहां पे नेटवर्क जो एरर उधर से आ रहा है ना, आउटपुट लेयर से जितना एरर इधर तक पहुंच गया हिडन लेयर तक, हिडन लेयर ने उसी एरर को, रिमेंबर, वेट देना है, क्योंकि इट हैज टू पास थ्रू द नेटवर्क।
और नेटवर्क में आपके पास जितने भी कनेक्शंस है वो वेट्स ही मल्टीप्लाई कर रहा है. एंड रिमेंबर दिस वन इज फॉर द हिडन लेयर. तो आपको आउटपुट लेयर से हिडन लेयर पे जो न्यूरॉन है उसकी कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया कि उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड नोटिस वन थिंग कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हिडन लेयर includes the responsibility of the output layer, क्योंकि वो उसी पे वेट्स अप्लाई करके चेन रूल अप्लाई कर रहा है. ठीक है. So we can use these two formulas, the error contribution from the output layer, the error contribution from the input layer, and we'll just now come up with a weight update rule जो कि परसेप्ट्रॉन के लिए था. अब हमें चूंकि दो स्टेजेस पे हमने वेट्स अपडेट करने हैं ना, एक आउटपुट लेयर वाले और एक हिडन लेयर वाले. आउटपुट लेयर, अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखिए, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड फॉर द परसेप्ट्रॉन. वेट अपडेट, ठीक है. ये आपके पास क्या है? ईटा लर्निंग पैरामीटर. डेल्टा क्या है? द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस न्यूरॉन ने जो गन मचाया है उसको हमने कंपनसेट करना है. ठीक है. एंड इट इज मल्टीप्लाइंग ये भी आपको समझ आ गया, ये भी समझ आ गया. एच जे को क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? क्योंकि नेटवर्क में एच जे इज द नेम वी यूज फॉर द क्वांटिटी व्हिच गोज फ्रॉम द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर. ठीक है ना. रिमेंबर ये एट्रीब्यूट था, केथ एट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे जेथ हिडन लेयर था और फिर यहाँ पे आइथ आउटपुट लेयर था. तो ये जो जे का आउटपुट है इसको हम क्या कहते हैं? एच जे. तो चूंकि आपने ये वाले वेट्स अपडेट्स करने हैं तो इस वेट ये आप सिर्फ उन वेट्स को अपडेट करेंगे जिसका एच जे नॉन जीरो हो. अगर एच जे जीरो है तो आप उसको उस वेट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन परसेप्ट्रॉन लर्निंग. ठीक है. सो इट्स एक्चुअली a more sophisticated version of perceptron learning. और अब अगर हम आ जाएं हिडन लेयर के लिए, तो हिडन लेयर में क्या है कि उसका भी अपना एक वो है लर्निंग पैरामीटर है और एरर कंट्रीब्यूशन, और उसको चूंकि इनपुट एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो रहे हैं तो जो एट्रीब्यूट्स नॉन जीरो हैं उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक द होल स्टोरी सो फार कैन बी समराइज्ड इन दीज इक्वेशंस. ठीक है. इस इक्वेशन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें. दिस इज एग्जैक्टली or something very similar will be going on in artificial neural network when it is being trained. You remember, ये हम weight update की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि we are discussing the training part of the machine learning algorithm. इसको गौर से देखिए इस इक्वेशन को. ठीक है. क्योंकि now I'm going back to the diagram and I want to just tell you कि why these equations are so important. और ये और बात है कि because the calculation of these two numbers, the responsibility of each neuron in the error, it is based on gradient calculation. So it is basically a form of gradient descent. तो हम बेसिकली कहीं से भी स्टार्ट करके वी आर लुकिंग फॉर द स्टीपेस्ट डिसेंट. सो नाउ आई गो बैक टू दैट डायग्राम. लेट्स से हम यहाँ पे आ जाते हैं कि दिस वाज आवर फॉरवर्ड पास. अच्छा, फॉरवर्ड पास इट इज समथिंग यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप बैकवर्ड पास से स्टार्ट नहीं कर सकते. क्यों? फॉरवर्ड पास आपको क्यों चाहिए? क्योंकि बैकवर्ड पास से पहले आपको यहां पे क्या चाहिए? MSE. तो MSE क्या है? TI माइनस, तो ये YI कैलकुलेट आप करेंगे ही फॉरवर्ड पास में. सो देयर इज नो बैकवर्ड पास विदाउट ए फॉरवर्ड पास. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जो मर्जी आप कर लें आपको शुरू में कुछ वेट्स एज्यूम करने पड़ेंगे.
या रैंडमली चूज करें या कोई भी विजडम यूज करें, ताकि आप एट्रीब्यूट्स की इनिशियल वैल्यूज से, बल्कि इनिशियल वैल्यू नहीं है, ये तो आपकी ट्रेनिंग डेटा से आएंगी ना। ट्रेनिंग डेटा में जो आप एग्जाम्पल उठाएंगे, आप लेट से आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा है, आपने पहला एग्जाम्पल उठा लिया, पहला एग्जाम्पल आपने दे दिया इधर, तो that example, the attributes of that example, they have to pass through the network in the forward pass, and they have to reach the output layer, ताकि आप MSE कैलकुलेट कर सकें। और जब आप MSE कैलकुलेट करेंगे, आप रिमेंबर वी आर इन दिस सुपरवाइज मोड, सुपरवाइज लर्निंग हो रही है, तो TI बेसिकली उधर से आ रहा है ना, आपके क्लास लेबल से आ रहा है, जो सुपरवाइज डेटा है, सुपरवाइज जो लेबल्स हैं, तो वहां से आप बैकवर्ड पास या बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम, जहां हमने दो फार्मूला भी देखे हैं, and it is at this, during this backward pass, that you will be updating the weights, क्योंकि weight update के लिए आपको क्या चाहिए, the error, so error calculation के लिए forward pass चाहिए, अगर मैं इसको लिख दूं ना, you need the forward pass for error calculation, and then you need the backward pass for propagation of error। वो error यहां तक पहुंचेगा, let's say मैंने 0.1 को अपडेट करना है, इस -0.1 को, ये मेरे पास वेट है, इसको मैंने अपडेट करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको अपडेट करूंगा, तो मुझे पता होगा कि कितना एरर है इस टाइम पे। वो एरर तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, वो एरर यहाँ पे इस स्टेज पे कैलकुलेट प्रोपेगेट करेगा थ्रू दैट बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्रेडिएंट डिसेंट। और यहाँ पे जैसे मुझे पता चल जाएगा कि कितना एरर है, और उस एरर के साथ मैंने क्या करना है कि मैंने ये, तो यहाँ पे मैं वो अपडेट रूल लगाऊंगा, माइनस ईटा, ठीक है ना, और डेल्टा, जो डेल्टा यहाँ पे आ गया, और फिर क्या है H2, ठीक है। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, क्योंकि we are now going to summarize all this discussion in these tables. Is there any questions so far? So you can now understand the step of back propagation algorithm. And let's say for simplicity we only use one hidden layer, ठीक है। तो let's understand this step by step, क्योंकि हमने बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो डिस्कस किए हैं, so it's only an organization of thought। तो सबसे पहले क्या है, present an example X, जो कि ट्रेनिंग डेटा से आपने उठाया होगा, at the network's input layer, network's input, and forward propagate it। तो forward propagation, forward pass is the first step you need to do, ठीक है। इससे आपको आउटपुट y1 y2 up to ym मिल जाएंगे। So let's call that output vector, let's give it a name। और टारगेट वेक्टर क्या है, ये टारगेट वेक्टर आपका अच्छा, यहां पे एक चीज शायद नोट करनी है नोटेशन वाइज, कि वो जो इसने बीच में h को घुसाने की कोशिश की है ना, so you can think of these t's as the true classes, ठीक है। और अगर आप इसी स्टेज पे क्लास की तरफ जाना चाहें, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे, जिसको ये भी h कहता रहा है, प्रेडिक्टेड क्लास, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू हैव स्मूथ फंक्शंस, ठीक है। सो इसलिए हमें वो प्रेडिक्टेड क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम ये ट्रेनिंग के बाद करेंगे। सो यू जस्ट डायरेक्टली वर्क विद द एक्चुअल आउटपुट वेक्टर
which is at the same time probability, but it's also a numerical value closer to 1 or 0 depending on how the error is. और t जो है t, ये आपके पास लेबल्स आएंगे डेटा से. जब आपके पास ट्रेनिंग डेटा है ना, तो आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, और फाइनल जो आपके पास क्लास होगा वो क्लास लेबल्स आप यहां से उठाएंगे, t1, t2. ठीक है. And that's why y and t are so crucial in calculation of the error. अच्छा, अब ये जो हमने MSE कैलकुलेट किया था वो सिर्फ इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए किया था. इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए किया था हमने, क्योंकि अब हमारे पास वेट अपडेट रूल आ गया है. सो वी शुड फॉरगेट अबाउट MSE के MSE हमारा क्या था, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस. So we should forget about that MSE and we simply use this क्योंकि उसी से ये रूल आया है ना. So weight update rule हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. For each output neuron, calculate its responsibility or contribution for the network's error. तो अब देखो ना, ये सिंपल फार्मूला है, इसमें everything you need in this formula is available. कैसे? क्योंकि हमने फॉरवर्ड पास किया हुआ है. फॉरवर्ड पास करने का मतलब यह है कि हमारे पास सारे y की वैल्यू अवेलेबल है. तो दिस वाई आई, दिस वाई आई, दिस वाई आई अवेलेबल. ये टी आई कहां से आएगा? ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा के अवेलेबल लेवल से आएगा, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है. सो देयर इज नथिंग हियर व्हिच वी डू नॉट नो. अच्छा, वंस यू नो दिस, स्टेप 3 में आपके पास ये डेल्टा आई आ जाएगा आउटपुट लेयर के लिए. यू विल नीड दिस डेल्टा आई इन द कैलकुलेशन ऑफ एरर कंट्रीब्यूशन फॉर द हिडन लेयर. अब हिडन लेयर में क्या है, वी नीड टू नो कि ये कहां से आया है. ये इस स्टेप से आ गया. ठीक है. ये कहां से आएगा बताएं? WJ आई, ये कहां से आएगा? ये हमने इनिशियलाइज किए हुए हैं. ठीक है. वेट्स तो आपने इनिशियलाइज करने हैं ना स्टार्ट में. ये कहां से आएगा? HI, HJ था. ये ऊपर अपने स्टेप्स मेंशन किए हैं, ये किस स्टेप से आएगा ये HJ? ये आपके स्टेप 1 से आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड प्रोपेगेट जब आप करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में आपके पास सारी चीजें आएगी, सिर्फ y नहीं आएगा, आपके पास h की वैल्यूज भी आ जाएगी, HJ और YI. ठीक है. So this comes from the forward pass. This is what you initialized, and this delta came from step 3 in which you calculated the network error. ठीक है. Now you have both the error contributions, the responsibility of the error of the output layer, and the responsibility of the hidden layer. और अब आप दोनों के लिए वेट अपडेट रूल अप्लाई कर दें बस. ठीक है. So this is output of the hidden neuron. This is the value of the kth attribute. And unless a termination criteria has been satisfied, return to step 1. Why should we return to step 1? क्या रीजन है इसकी? क्योंकि ये हम न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना. ग्रेडियंट डिसेंट इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम. तो अगर आप इस डायग्राम में दोबारा जाएं, यहां से अगर आप इसको समझे, लेट से आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से, तो आपने जब एक स्टेप कर दिया तो यू गॉट अ बिट क्लोजर टू दी मिनिमम, लेकिन अब यू हैव नॉट रीच देयर. तो अब आपको अगला स्टेप भी चाहिए, अगला स्टेप भी चाहिए, अगला स्टेप भी चाहिए. तो मिनिमम से पहुंचने के लिए पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे इटरेशंस चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिपीट दिस. And this table 6.3 is an illustration of this backward pass, कि backward propagation कैसे होती है. So note कर ले, you start with these values at the output, which are as a result of the forward pass. तो आपने वो किया होगा.
and the first thing you need to do is to calculate these contributions. देखो ना, ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि वी आर स्पीकिंग ऑफ द आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर में हर न्यूरॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। फिर आपने इसी को यूज करके हिडन लेयर में हर न्यूरॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड यू assume that the attribute vector is -1 -1। देखो ना, ये माइनस, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है, let's say this is 1 and this is -1। और t क्या है, मैं अगर यहाँ पे टेबल बनाता हूं तो लेट्स से ये x1 है, ये x2 है और ये t है। तो मेरे पास इस टाइम पे 1 -1 और t भी मैंने चूंकि मेरे पास दो क्लासेस हैं तो मेरे पास t1 t2 होगा, ठीक है, फॉर ईच क्लास। It depends on the way I represent my network. So this one is 1 and this one is 0. These are the true levels now. तो पहले आपने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कर ली, ठीक है। फॉरवर्ड में आपको पता है कि इनपुट से आप स्टार्ट करें, लेट्स से मैं, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन, ठीक है, तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1, ये था ना। अच्छा, दिस वन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस -1, ठीक है। सो -1 multiplies this one and this one multiplies this -1. Then you add the two and you call this z, yeah, z1 1 and z1 for the second layer, ठीक है, सेकंड लेयर। तो इससे क्या आंसर मिलता है मुझे, -2 या -1 -1 -2। उस -2 पे आपने बेसिकली क्या लगाना है, ये फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाना है और -2 उधर से मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। So this is how you got h1, and if you understood that, you should have no trouble understanding h2, क्योंकि हम h2 के लिए भी यही कर रहे हैं, इधर ये और ये मेरे ख्याल में दोनों कैंसिल कर रहे हैं, that's why you get a 0 there। और once you have h1 and h2, h1 h2 पे फिर आप ये वाले लेयर्स अप्लाई करें, so you get y1 and y2, ठीक है। और y1 y2 के बाद आपकी बैक प्रोपेगेशन शुरू हो जाएगी। So far it was only forward layer। और बैक प्रोपेगेशन में you don't need to concern yourself about the mean squared error, क्योंकि वो तो डेरिवेशन के दौरान हमें चाहिए थी। Now we have the exact formulas। Remember, ये फार्मूला आपने इसके लिए जहन में रखना है कि this is based on sigmoid function। The moment you change the sigmoid function to another function, then you lose all these formulas। फिर आपको either you have to rederive it or you have to look for some other paper जिसमें उस फंक्शन का जो है ना वो एक्सप्रेशन दिया हो। The good thing about these different functions is that people have worked out the analytical expressions। और ये मैंने ना एक पॉइंट पे शायद क्लास में नाम यूज किया था, automatic differentiation। So this is what we are doing, this is automatic differentiation। So आपके पास ये दोनों एरर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ठीक है, और उन एरर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने फिर, ये तो आउटपुट लेयर पे आ गया ना, इनपुट लेयर पे these will be multiplied with the weights। तो ये weight से मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है, and they are then, ये बेसिकली वो सेकंड रूल है ना, इसमें आसानी के लिए उसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 कह रहा है, लेकिन बेसिकली इफ आई गो विद द रूल तो ये यही रूल अप्लाई कर रहा है, ये वाला ये वो आसानी के लिए इस पूरे सम को डेल्टा कह रहा है। सो एच जे 1 माइनस एच जे और डेल्टा जे,
डेल्टा जे, ठीक है। And that's how you get the responsibility of each layer in the each neuron in the hidden layer, ठीक है। तो ये hidden लेयर के लिए कैलकुलेशन हो गई और ये आपके पास आउटपुट लेयर के लिए होगी। एंड दीज आर द ओनली टू क्वांटिटीज यू नीड। उसके बाद आपके पास अपडेट रूल आ गया, वेट अपडेट रूल। तो आप हर वेट को अपडेट करें बेस्ड ऑन दीज एरर्स। तो देखो ना, डेल्टा वन वहां पे आएगा जब आप आउटपुट लेयर की कैलकुलेशन करते हैं, और जब आप हिडन लेयर की करते हैं, हिडन लेयर की, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। बल्कि आप ये कह लें कि यहां से यहां तक ये जो है ना, ये आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर की कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि इन सब में आप क्या दे रहे हैं, डेल्टा वन, ये ब्रैकेट में वन है, और H1 H2 कहां से आ रहा है, इंटरमीडिएट हिडन लेयर से। तो हिडन लेयर से जो H आ रहा है उसको आप यूज कर रहे हैं आउटपुट लेयर की वेट्स एडजस्टमेंट के लिए। और इस स्टेज में आप क्या कर रहे हैं, अब इनको क्या इनपुट जा रहा है, X1 X2, तो इसका मतलब है कि ये अब हिडन लेयर की कैलकुलेशन है, ठीक है। So I think we have one example, and this back propagation algorithm, this was the key, by the way. तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ लें। And in the meantime, you should also type P in the window, ठीक है। P लिखना शुरू कर दें। And think about these topics if you have any questions, ठीक है। I need to decide how much we can cover today, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल में कोई सीरियस किस्म का एग्जाम्पल नहीं है। It's mostly comments which we have already made in the class. तो मैं उससे फिर go through करूंगा सिर्फ। But I would like to wait for your questions so far. अच्छा, वो जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें कोई एक क्वेश्चन आया था कि वो एक क्लासिफायर इक्वेशन चाहिए लीनियर या दो चाहिए, तो वो क्या, वो आप लोगों को मिल गया था एक क्लासिफायर दोनों पार्ट्स के लिए? ये वही बताएगा जिसने खुद किया हो ना, जो कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है वो तो उसको तो पता नहीं है क्या किया। दो लिख दिए थे आपने? Yes. अब दो आपने लिख तो दिए हैं, अब उन दो को आप कैसे कंबाइन करेंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूँ ना। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, वो तो उसने जो लैंग्वेज यूज की है वो मैं अभी चेक करूंगा कि उसका क्या मतलब है।
कंसेप्ट वाइज मैं देखता हूं कि आपके पास दो इक्वेशंस आ गई ना, हर इक्वेशन आपको क्या देता है, एक लीनियर क्लासिफायर बता रहा है वो, ठीक है। आप जब उन दो को कंबाइन करेंगे, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंबाइन देम. So if you combine them in one way, you can get an overall linear classifier. But if you combine them in another way, you can get a non-linear classifier. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन आ गया जो कि पहले पार्ट को कवर कर रहा है ना, एटलीस्ट 3 वाला, और आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया जो कि कवर कर रहा है एटलीस्ट 1 0. तो अब इन दो को जब आप कंबाइन करेंगे, एंड इफ यू वांट से कि आई दीज बोथ शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है, और उन दोनों के दरमियान आप क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे. जब एंड लगाएंगे तो एंड लिनियर फंक्शन है या नॉन लिनियर फंक्शन है? Linear. नहीं, जब आप दो रूट्स को कंबाइन करते हैं और उनके दरमियान एंड लगाते हैं कि ये भी होगा ये भी होगा. ट्राई टू कंपेयर इट विद लिनियर क्लासिफायर का जो इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है लिनियर क्लासिफायर का? ये है ना. और आप इसी को फिर कंपेयर करते हो विद सम थ्रेशोल्ड, ठीक है, इनको कंपेयर करते हो. तो as long as you have a single equation, you have a linear classifier, and if you have another equation, you have another linear. But if you combine two equations and if you somehow dictate कि इनके दरमियान एंड फंक्शन होना चाहिए, अब डू नॉट कंफ्यूज इट विद दिस एंड. जब आप ये कहते हैं ना कि x1 plus x2 plus x3 और this should be 3 minus 0.5, this is not what I mean by ending. ये तो आप इनडायरेक्टली एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मेरा एंड का मतलब ये है कि जब आप ये करते हैं x1 एंड x2, तो अब अगर आप ये कहते हैं कि लिनियर क्लासिफायर 1, लिनियर क्लासिफायर 2, और आप इन दोनों के दरमियान एंड लगाएं, सो दिस इज अ नॉन लिनियरिटी, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दो चीजों को. You have to think about how you combine this. And if it is not possible, you simply say that I cannot come up with a single classifier. ठीक है? But I'll also think about that. मैं देखूंगा कि उसमें क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं. ये इसने कुछ कमेंट्स बताए हैं, तो बहरहाल आई वुड लाइक यू टू रीड दिस योरसेल्फ. कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये इसने बता दिया, और बिकॉज ये खैर इसको डिस्कस करने का सिर्फ ये मकसद है. In this course, we are not going to discuss those implementation issues, but this only gives rise to the importance of those developers who are working day in day out to optimize these calculations. ठीक है ना. तो ये जिन लोगों ने TensorFlow वगैरह बनाया है, PyTorch, तो they are trying to solve all these computational challenges. So you only need to appreciate that. You don't need to redo everything. और ये वन हॉट रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी कर चुके हैं. अगर आपके पास डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि हमारा जो सेटअप है ना, उस सेटअप को समझना जरूरी है. इस सेटअप में आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या है, ये वाले एट्रीब्यूट्स, दे आर ऑल रियल न्यूमेरिकल वैल्यूज. क्यों ये कंक्लूजन में क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट है ना. तो ग्रेडियंट डिसेंट में आप रियल नंबर्स के साथ ही कैलकुलेशन करते हैं. बट लेट्स से यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और उसमें आपके पास जो एट्रीब्यूट्स है वो डिस्क्रीट है. वो क्या है? डिस्क्रीट है. तो फिर आपको वन हॉट की तरफ ही जाना पड़ेगा. वन हॉट में ये है कि लेट्स से आपके पास एक एट्रीब्यूट है जिसकी 4 वैल्यूज है, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर. तो आप 4 एट्रीब्यूट्स बनाएं
ठीक है, और उनमें से हर एक एट्रीब्यूट जब फॉर एग्जांपल दिस एट्रीब्यूट इज फॉर स्प्रिंग, ठीक है, दिस एट्रीब्यूट, ये डोंट कंफ्यूज दिस विद क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन में भी ये करते थे कि फॉर ईच आउटपुट, फॉर ईच क्लास वी हैव अ डिफरेंट क्लासिफायर, लेकिन यहाँ पे हम एट्रीब्यूट के साथ वही कर रहे हैं। समर के लिए एक और बाइनरी एट्रीब्यूट है, फॉल के लिए और है। अब यहाँ पे इट कैन बी इधर 0 और 1, तो अब 0 और 1 इसको आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपको याद होगा कि हमारे पास जो परसेप्ट्रॉन जब हम सीख रहे थे, सो हम दो केसेस हमारे पास सिंपल थे, या तो ये सारे वैल्यूज वंस और जीरोस हो, और या रियल नंबर्स हो। ये वाले एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं थे कि आप स्प्रिंग, समर या C1 C2 C3 करते रहे। सो वी जस्ट रिप्लेस एनी डिस्क्रीट attributes with a collection of binary attributes, and that's what we mean by one hot encoding. ये एक और कंप्यूटेशनल चैलेंज है बैच प्रोसेसिंग कि अभी जो हमने सीखा है ये है कि हम वी अपडेट द रूल्स द मोमेंट वी गेट डेल्टास। जैसे ही हमारे पास डेल्टा अवेलेबल है बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम के थ्रू, तो हम फौरन अपडेट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ये बताने की कोशिश की है कि कुछ केसेस में यू कैन सेव सम कंप्यूटेशनल टाइम बाय बैच प्रोसेसिंग, कि आप ये एरर प्रोपेगेट करते रहो लेकिन एक्चुअल अपडेट आप बाद में कर लो, ठीक है, एंड दैट कैन गिव यू सम सेविंग। यहाँ पे कभी भी है कि कहाँ पे लिखा हुआ है इसने ये, the actual weight change is only after the presentation of training examples. मतलब ट्रेनिंग एग्जांपल्स कुछ खास नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड दिस m is supplied by the user। तो आप ये डिसाइड करें कि मैं हर एग्जांपल को फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपने दे दिया, फिर दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, हर एग्जांपल के बाद मैं वेट अपडेट नहीं करूंगा, मैं आई विल चूज m एग्जांपल्स, लेट्स से m is equal to 10। तो 10 एग्जांपल जब हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक साथ सारे वेट्स अपडेट कर लूंगा। ये इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस आईसी डिजाइन मैन्युफैक्चरर। वो आईसी डिजाइन वाले क्या करते हैं, वो हर आईसी को, हर डिजाइन को नहीं फैब्रिकेट करते, जब उनके पास जमा हो जाती है ना कोई 100-200, तो उसके बाद वो अपना प्लांट लगा लेते हैं। सो यू कैन डू समथिंग सिमिलर। अच्छा, ये टारगेट वैल्यू पे इसने काफी इंटरेस्टिंग बात की है, एंड फॉर दैट आई नीड यू टू लुक एट द फंक्शन कि जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो इस फॉर्म का होता है ना। तो ऑल दो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि इफ द वैल्यूज आर टू क्लोज टू 1, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कर्व है ये फ्लैट हो जाता है, तो इट्स लेस सेंसिटिव। और सिमिलरली इफ इट इज टू क्लोज, या स्पेशली टू क्लोज टू 1 में ये आ रहा है, ठीक है। And if it is too close to 0, so then it will also be more or less flat। तो सेंसिटिविटी जो है ना, आपकी कंप्यूटेशन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है when you, जब टारगेट वैल्यू आप एग्जैक्टली 1 और 0 चूज कर लें। मेरे ख्याल में अगर आपको वो फंक्शन दिखा दूं जो इसने दिया हुआ है तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए ना, ज्यादा सेंसिटिविटी इस रीजन में है, ठीक है ना, तो यू वुड लाइक टू अवॉइड दिस रीजन एंड दिस रीजन। सो अगर टारगेट में आपके पास लेट्स से एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन, और ये आपके पास क्लास है जो टारगेट्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे जीरोस और वंस ही मिलेंगे ना आपको, तो ये सजेस्ट ये कर रहा है कि इस 0 और 1 को आप रिप्लेस करो बाय सम वैल्यू। सो रिप्लेस 0 विद अ स्मॉल नंबर, ठीक है, लेट्स से 0.1, and replace 1 with a large number which is 0.9। उसका फायदा ये होगा कि 0.9 is still close to 1, 0.1 is still close to 0, but you will get into this region which is sensitive and you will have a lot of saving in computation। ये बात समझ आ रही है? तो आगे वो एक एग्जांपल दे रहा है जिसमें
if you want to take advantage of some of this framework, तो ये instead of 1 you could just go for 0.8. so 0.8 is going to replace 1. ठीक है, एक्चुअली में 1 था और आपने क्या कर दिया, उसको 0.8 से रिप्लेस कर दिया, और जो एक्चुअली में 0 था आपने उसको रिप्लेस कर दिया 0.2 से. ठीक है, तो आपका जो टी टारगेट वेक्टर हो गया वो इंस्टेड ऑफ 1 0 0 यू विल नाउ चूज 0.8 0.2 0.2. तो इसका फायदा ये है कि यू आर क्लोजर टू दैट कर्व्स नी, एंड मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स जिसने यहाँ पे रेस किए हुए हैं, ठीक है, वो बच जाएंगे आपके पास, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए, यू आर जस्ट वेस्टिंग कंप्यूटेशन टाइम. और लोकल मिनिमम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, सो देयर इज नथिंग न्यू. लोकल मिनिमा से बाहर आने के लिए एक तरीका है, और वो है कि ये एक दिस इज समथिंग व्हिच इज अ रिजल्ट फ्रॉम सम मैथमेटिकल पब्लिकेशंस. स्पेशली आप इस पे फोकस कीजिएगा, इस पार्ट पे. वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो वेट्स है ना, वेट्स डब्ल्यूज, जो क्योंकि वेट्स तो आपने इनिशियलाइज करने हैं, सारी बात है. वेट्स अगर आप बहुत स्मॉल इनिशियलाइज करें, बहुत स्मॉल, फॉर एग्जांपल इन द इंटरवल बिटवीन 0 -0.01 and +0.01. So because of those small weights, now we don't have a proof for these results. It turns out that these local minima जिसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, those minima are very rare. ठीक है, क्योंकि the minima does depend on these weights. तो क्योंकि आप जाहिर बात है, आप जब MSE लिखते हैं तो MSE में तो वेट्स का भी आएगा. तो ये मतलब ये एक ट्रिक है कि यू गो फॉर स्मॉल वेट्स. एक और ट्रिक ये है कि आपके पास जो लर्निंग रेट है ना, लर्निंग रेट ईटा, देयर इज नो सिंगल सोल्यूशन. मेक द लर्निंग रेट टाइम डिपेंडेंट. तो डू नॉट गो फॉर अ कांस्टेंट वेट. अब इसके क्या तरीका है, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ. ठीक है, लेट्स से ये आपके पास एक लोकल मिनिमा है और ये ग्लोबल मिनिमा है. ठीक है, और यहाँ पे आप ट्रैप हो गए. तो आप ट्रैप हो गए तो यहाँ पे अगर आप ईटा की वैल्यू देखो ना, आपको हमने एक बात की थी कि ईटा की वैल्यू जब बहुत स्मॉल है तो आप बहुत स्लो जा रहे हैं, एंड इफ ईटा इज टू लार्ज, तो हमने इस टू लार्ज का एक नुकसान देखा था. व्हाट वाज द डिसएडवांटेज, एंड वी वांट टू टर्न दिस डिसएडवांटेज इनटू सम एडवांटेज हियर. लार्ज का मतलब ये था कि यू कैन ओवरशूट, यू कैन, क्या आप उस मिनिमा से आगे निकल जाएंगे, लेकिन उससे उस ट्रैप से बचने का यही तरीका है ना कि यू ओवरशूट. तो आम हालात में ईटा की जो लार्ज वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, when you are close to a local minima, a large value can help you come out of that trap. But if you are closer to a global minima, you would like to decrease that value again. तो ईटा के लिए जो एक पॉसिबिलिटी इसने मेंशन की है वो ये है कि this is something which you can also recall from control engineering, कि make the learning parameter as a decaying function of time. ठीक है ना, तो initially you will go for a large value, but as time progresses and you hope that you are getting to the minimum, the correct minimum. ठीक है ना, तो वहां पे आप इसको वो कर दें. तो उससे आप ओवरशूट को बच जाए, वो ओवरशूट को जो है ना आप अवॉइड कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स दिस इज ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ ट्रेड ऑफ. ओवरशूट से बचने के लिए यू वुड गो फॉर अ स्मॉलर वैल्यू, बट दो सेम स्मॉलर वैल्यूज कैन गेट यू ट्रैप्ड. तो ये इतना आसान नहीं है जितना इसने यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की है ना.
मेरे ख्याल में ये यहाँ तक ठीक है। ये जो ओवर ट्रेनिंग और ये वाली चीज मैं बाद में डिस्कस कर लूँ। ठीक है, सो वी स्टॉप हियर। Any questions so far? I assume that everyone has written P in the chat window. Stop recording.